हाँ जी, तो ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हम बेसिक से डिस्कस करेंगे एंड बेसिक मींस व्हाट इज टैक्सेशन। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। अब टैक्स के बारे में अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, नॉट जस्ट इन इंडिया, टैक्स, व्हाट इज टैक्स बेसिकली। एक बार मुझे जल्दी से, मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था, चैट में पूछा था, आपके हिसाब से टैक्स क्या होना चाहिए? कोई आपकी डेफिनेशन दिमाग में आ रही हो जल्दी से बताओ, फिर इस डेफिनेशन को अपने बनाएं। वैसे तो क्लियर कट कहीं पर भी टैक्स की डेफिनेशन एज सच गिवन नहीं है, बट स्टिल एक बार समझने के लिए हम इसकी एक अपने आप डेफिनेशन बनाते हैं कि टैक्स क्या है। हाँ जी, टैक्स के अंदर कोई पर्सन बोल रहा है सर लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी, एक ऐसी अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना ही करना पड़ता है। मगर मेरा सवाल यह है, ये जो लाइबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को, ये लाइबिलिटी कहीं ना कहीं क्रिएट तो हुई होएगी। सोच के देखो, आज की डेट में एक बार के लिए इनकम टैक्स के बारे में सोचें। मैं अपनी इनकम टैक्स के लिए, मैं अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे करता हूं। आप अपने आप से पूछो, क्या आपने कभी इनकम टैक्स सरकार को पे किया है? द आंसर इज नो। फिर भी आज तक इनकम टैक्स वाले आपके घर नहीं आए, फिर भी आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी सोच के देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज अ लाइबिलिटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, ये लाइबिलिटी देश की सारी जनता पे तो क्रिएट की नहीं गई। देश में कुछ लोगों के ऊपर ये लाइबिलिटी क्रिएट की गई है, कुछ लोगों पे लाइबिलिटी नहीं क्रिएट की गई। अगर अब मैं सरकार को इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को इनकम टैक्स पे करने की कहीं ना कहीं किसी लॉ के अंदर, किसी स्टैच्यू के अंदर ये लाइबिलिटी डाली गई होगी। इसलिए जब भी हम टैक्स के बारे में बोलते हैं, टैक्स इज बेसिकली अ स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी। स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है? किसी भी लॉ के अंदर प्रोवाइड की गई है। जैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी कहां पे दी जाएगी? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। जीएसटी की लायबिलिटी कहां पर होएगी? सीजीएसटी एक्ट के अंदर। तो टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू पे अ सर्टन सम, टू पे अ सर्टन सम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करने के लिए एक अमाउंट है, और ये अमाउंट मुझे क्यों पे करना पड़ रहा है? ये अमाउंट मुझे इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि किसी लॉ में रिक्वायर्ड है। हमें वही चीज पढ़नी है कि कहां पर ये लिखा हुआ है कि किस किस को पे करना है। अब यहां पर चैट में मुझे आया, गवर्नमेंट को उसकी सर्विसेज के लिए दिया जाता है। अब नो डाउट, टैक्स जब आप पे करते हो, टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं। बट मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर इनकम टैक्स पे नहीं भी कर रहे, तब भी आपको गवर्नमेंट की वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट से आपको डिफेंस मिल रहा है, गवर्नमेंट आपकी क्या कहते हैं, पुलिस, सेफ्टी, कोर्ट्स वगैरह, ये सब चल रही हैं आपके पैसे से ही। अगर मैं सरकार को इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, तो मुझे भी ये सर्विसेज मिल रही हैं, और अगर आप सरकार को पे नहीं कर रहे, आपको भी ये सर्विसेज मिल रही हैं। तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते टैक्स एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन वर्ड पढ़ा होगा ना आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसी चीज को हम तब बोलते हैं जब एक हाथ से मैंने वो चीज दी और मुझे ही वो चीज मिली। आप ये नहीं बोल सकते कि टैक्स गवर्नमेंट की सर्विसेज की कंसिडरेशन है। रीजन बीइंग, टैक्स पे करो या ना करो, गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिलती ही मिलती हैं। तो टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन। यहां पे टू वे थिंग नहीं हो रही, यहां पर वन वे थिंग हो रही है। सरकार ने मेरे पे लाइबिलिटी इंपोज कर दिया है, और उस लाइबिलिटी को किसी लॉ में लिख दिया है, मुझे उस लीगल लाइबिलिटी को क्या करना है? पे करना है गवर्नमेंट को। अब यहां पर मैंने स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी बोला, तो यहां पर अगली लाइन लिख लो, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। इसको हम कंसिडरेशन क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन what we have paid to government and services that we receive from government। तो ये हमने पहले टैक्स के बारे में बेसिक चीज लिखी। टैक्स एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, किसी लॉ में लिखी होती है, जिसके ऊपर वो लायबिलिटी डाली जाती है, सिर्फ उसी बंदे को पे करनी पड़ती है। और टैक्स को हम गवर्नमेंट से मिलने वाली सर्विसेज की कंसिडरेशन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये जो हमने डिस्कशन करी, ये तो हो गया टैक्स पेयर्स का व्यू पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट।
हाँ जी, ऑडियो वीडियो ओके है ना? बीच में किसी ने मुझे बोला था ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने फिर से एक बार अपने माइक को रीसेट किया है। ओके है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो हमने अपनी डेफिनेशन अभी डिस्कस करी, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करी? टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय चांस जिन लोगों का डिस्कनेक्ट हुआ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अभी तक हमने ये डिस्कस किया, वी वर ट्राइंग टू मेक अ डेफिनेशन फॉर टैक्स। हमने ये डिस्कस किया, टैक्स एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जो किसी लॉ के अंदर कुछ पर्टिकुलर लोगों के ऊपर डाली जाती है। ये लायबिलिटी के बदले में हमें ऐसा नहीं है कि गुड्स गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हैं, हमें सरकार से जो भी चीजें मिलती हैं, डिफेंस मिलती है या कुछ भी मिलती है, वो हर उस इंसान को मिलती है, चाहे वो टैक्स पे करे या ना करे। सो टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन विच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। रीजन बीइंग, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा सरकार से मिलने वाली सर्विसेज का। ये हो गया टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे व्हाट इज टैक्स, तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट को हमसे टैक्स कलेक्ट करके क्या मिल जाता है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव काम को करने के लिए, हर चीज करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है। सो फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हमारे लिए तो ये एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स इज वन ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो एक ही चीज है, मगर दोनों लोग उसको अलग अलग तरह से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एज अ लायबिलिटी जो हमें पे करनी पड़ रही है। इनकम टैक्स में मैंने इनकम कमाई, मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। जीएसटी के अंदर मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदे, मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। मेरे लिए वो लायबिलिटी है, मगर सरकार के पॉइंट से देखा जाए तो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। एंड सरकार का कोई भी टैक्स लगाने का कारण ही यही होता है, सरकार को अपने आप को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काफी सारी रेवेन्यू इकट्ठी करनी है, वो रेवेन्यू का स्ट्रीम है। अच्छा, एक चीज यहां पर बच्चे मुझसे यूजुअली हर बैच में डाउट पूछते हैं, सर आपने ये लिखा टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को लिखा, एक बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट थोड़ी सी डिस्कशन करें। अपार्ट फ्रॉम टैक्स क्या लगता है सरकार की और कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होती होंगी? एक बार मुझे जल्दी से बताओ। ड्यूटीज, दिवांशु ने बोला ड्यूटीज। ड्यूटीज बेटा लगभग टैक्स जैसी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ड्यूटी इज नथिंग, बस नाम डिफरेंट होता है। इट इज सेम एज टैक्स ओनली। विशाल ने बोला पीएसयू, बिल्कुल सही। टैक्स की वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या होगी? जितनी भी पीएसयूज हैं, पीएसयू पता ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके अंदर उनको डिविडेंड इनकम मिलती है। मान लो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कुछ कमाती है, तो वहां से उसको डिविडेंड इनकम मिलती है। किसने बोला? गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स पीएसयू के अंदर ही आ गया। नेक्स्ट चीज किसने बोला? फाइन्स एंड पेनल्टीज, अलग अलग लॉ के अंदर, बिल्कुल सही, हमें अलग अलग फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करने पड़ते हैं सरकार को। ऑल्दो सरकार का मेन एम वहां पर रेवेन्यू कमाना नहीं होता, बट कहीं ना कहीं फाइन्स एंड पेनल्टीज सरकार के ऊपर जुड़ते हैं। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। थर्ड जो हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप सबने बीसीके में पढ़ाई होगा फाउंडेशन लेवल पे। सरकार अपने पीएसयू के अंदर जो भी शेयर होल्डिंग होती है उसको बेच देती है। उस शेयर होल्डिंग को बेच के जो पैसा आता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। फिर आगे लिखा है प्राइवेटाइजेशन, स्पेशल चार्जेस लाइक डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है जी। कई जगहों पे सरकार बिजनेस भी करती है, बिल्कुल सही बोला। कलश का जवाब आया बिजनेस। कोई एक्टिविटीज हम अभी आगे जीएसटी पढ़ेंगे ना, देखेंगे गवर्नमेंट भी काफी सारी बिजनेस एक्टिविटीज करती है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये कुछ और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, मगर अगर आप कभी भी सरकार का बजट देखोगे ना, सरकार की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखोगे, ये बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू टैक्स। तो कहीं ना कहीं सरकार नो डाउट यहां से भी कमाई कर रही है इन सारी चीजों से। ऐसे लिस्ट कैन गो ऑन, बट मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता था। बट सरकार के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेशन। तो सरकार दैट इज वाई ये टैक्स लगाती है। अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर टैक्स लगता है ना, टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सारे टैक्सेस एक ही तरह के नहीं होते। सरकार टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरे हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये वर्ड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, चाहे बचपन में स्कूल टाइम के अंदर पढ़ा हो, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे। आपके हिसाब से अभी जितनी नॉलेज है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जल्दी से मुझे चैट में बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? दोनों में डिफरेंस बताओ बेस्ड ऑन जो भी नॉलेज अभी तक है उसके बेसिस पर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो भी अभी नॉलेज है, मैं तो बताऊंगा ऑब्वियसली, वी विल डिस्कस, बट आपको अभी तक जो भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, बिल्कुल सही। अब यहां पर जब भी हम बचपन में पढ़ते थे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर
हमें बोला जाता था डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका बर्डन, अभी मैं लिख नहीं रहा, अभी लिखना मत फेयर के अंदर, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जबकि हम यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स उनको बोलते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये बर्डन क्या होता है, बड़ा सिंपल भाषा में समझे, व्हाट इज द मीनिंग की बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप आज की डेट में लेट सपोज एक रेस्टोरेंट में गए, मैं किसी भी रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज आप पिज्जा हट के अंदर गए, पिज्जा हट में जाकर आपने एक पिज्जा खरीदा जो था 500 रुपीज का, 500 रुपए का आपने पिज्जा खरीदा पिज्जा हट से जाकर। अब इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स आज की डेट में कौन सा लगता है, जीएसटी लगता है। अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और कौन कौन सी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अभी के लिए आपको पता है जीएसटी लगता है। अब लेट अस सपोज पिज्जा हट में जाकर आपने खरीदा और आपका जीएसटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 10% ले लेता हूं, अभी अभी आगे पढ़ेंगे, कोई 10% का रेट है नहीं, बट अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 10% रेट ले लिया। तो पिज्जा हट 500 रुपीज तो आपसे चार्ज करता है पिज्जा के लिए, साथ साथ 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है एज जीएसटी। टोटल बिल जब आपका आता है वो आता है 550। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर, क्या ये 50 रुपए जो हमने पिज्जा हट को दिए, वहां सरकार बैठी होती है कलेक्ट करने के लिए? नहीं, पिज्जा हट ही हमसे 50 रुपए कलेक्ट कर लेता है। अब गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल कौन है, गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल है पिज्जा हट। बट पिज्जा हट क्या ये टैक्स अपनी जेब से पे कर रहा है या हमसे कलेक्ट कर रहा है? पिज्जा हट खुद सरकार को पे नहीं करता, वो हमसे कलेक्ट करके सरकार को जमा करा देता है। जब कोई टैक्स पे करने के लिए पर्सन लायबल अलग हो और पर्सन जो उसका बर्डन बियर कर रहा है वो अलग हो, तब हम बोलते हैं किसी पर्सन ने अपने बर्डन को शिफ्ट कर दिया है। यहां पर अगर आप पिज्जा हट के एग्जांपल में देखो तो दो अलग अलग लोग हैं। पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट कौन है, पिज्जा हट। person who is liable to pay tax to the government कौन है, पिज्जा हट। on the other hand person who is actually bearing the burden of the tax वो कौन है, वो हम है। हम कौन, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो यहां पर दो अलग अलग लोग हो गए, किसकी जेब से पैसा गया, अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब से पैसा गया। कौन सरकार को पे कर रहा है, पिज्जा हट पे कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अब मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, पिज्जा हट एक बार के लिए सोचो कहता है कि मैं आपको पिज्जा जब बेचता हूं तो मुझे उससे इनकम होती है, उस इनकम पे मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, पिज्जा हट को इनकम टैक्स पे करना होगा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके बिल पे पिज्जा हट अपना इनकम टैक्स लगा दे? कभी ऐसा बिल देखा हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, कुछ ऐसा हो कि रेस्टोरेंट में खाने का बिल आया और खाने के बिल के अंदर उसका इनकम टैक्स भी जुड़ा हो? क्या कभी भी ऐसा होता है? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है, अगर इनकम टैक्स लग रहा है पिज्जा हट की इनकम पे तो उसको खुद को पे करना पड़ेगा सरकार को। यानी कि दोनों जगह डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन हु इज बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों सेम लोग हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। पिज्जा हट ही लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट है, पिज्जा हट को ही इंसिडेंस बियर करना है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट अलग होता है एंड पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो अलग हो सकता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। अब ये जो वर्ड है ना बर्डन, ये बड़ा लेमन वाला वर्ड है जो बचपन में हम यूज करते थे, बर्डन ऑफ टैक्स। आज से हम बर्डन वर्ड यूज नहीं करेंगे, आज से हम वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब वही सेम है, इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहा है। तो अगर हम यहां पर डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं, एक बार लिख लो। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम यहां पर लिखेंगे इट इज अ टैक्स इन विच, इट इज अ टैक्स इन विच incidence of tax cannot be shifted, incidence of tax cannot be shifted to any other person। इसके अंदर इंसिडेंस ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होता। इंसिडेंस का मतलब क्लिक है, अगर इंसिडेंस वर्ड दिक्कत आ रही है उसके ऊपर छोटा सा लिख लो, इंसिडेंस क्या है, बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है, बर्डन ना बड़ा लेमन वाला टर्म है, जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं वो बर्डन वर्ड यूज करते हैं। हम कॉमर्स टैक्स के स्टूडेंट हैं तो हम बर्डन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, इंसिडेंस। इट इज अ टैक्स इन विच बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। यहां पर एक चीज और लिख लेना, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स person liable to pay tax and person who is liable to pay tax and person bearing incidence of tax
आर सेम इन दिस केस। पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स, दोनों के दोनों क्या होते हैं, यहां पर सेम रहेंगे। अब बात करते हैं जरा इनडायरेक्ट टैक्स की। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड, इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। कैन लिख लो या फिर यहां पर लिखना चाहते हो ना मे लिख लो। अब यहां पर अगला सवाल मेरा अराइज हुआ, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस मे बी शिफ्टेड? मे वर्ड क्यों यूज किया? मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस हैज टू बी शिफ्टेड? कारण सोच के देखो, पिज्जा हट हमसे क्या कर रहा है, 500 रुपए का पिज्जा बेच रहा है, 50 रुपए उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके हमसे 550 रुपए ले रहा है, यानी वो जीएसटी अलग से बिल पे दिखा रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ और रेस्टोरेंट का। पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर लेट अस सपोज कौन है? डोमिनोज है। मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर कौन है? डोमिनोज है। डोमिनोज ने पिज्जा हट से कंपीट करने के लिए क्या बोला? डोमिनोज ने बोला आप मेरे यहां पर आओ, मेरा पिज्जा 500 रुपीज का है और मैं अलग से जीएसटी आपको चार्ज नहीं करूंगा। पिज्जा हट ने 500 का पिज्जा दिया, हमें 50 रुपए अलग से जीएसटी दिखाए, मगर डोमिनोज ने क्या बोला? 500 रुपीज फॉर पिज्जा, नो एक्स्ट्रा जीएसटी टू बी चार्ज। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर डोमिनोज ने अपने बिल पे अलग से जीएसटी हमसे 500 रुपए से ओवर एंड अबव चार्ज नहीं किया, क्या तब भी डोमिनोज को सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा, या सरकार कहेगी तुमने नहीं लिया हम भी तुमसे नहीं लेंगे? पिज्जा हट ने हमसे अलग से चार्ज किया, डोमिनोज ने हमसे अलग से चार्ज नहीं किया, क्या फिर भी डोमिनोज को देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। यानी कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स एक बार किसी पर्सन पे लगा दिया गया है तो अब वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है कि तुमने रिकवर कर दिया तो पे कर देना वरना मत करना। इट हैज टू बी पेड whether you recover it from the customer or not, you have to pay it to the government। तो यहां पर इसीलिए मैंने लिखा it is a tax in which incidence can be shifted। अब इंसिडेंस पास ऑन करना है या नहीं करना ये तुम्हारी खुद की मर्जी है, बेस्ड ऑन तुम्हें अपना बिजनेस कैसे रन करना है। देर आर पीपल, मान लो पिज्जा हट कह रहा है नहीं नहीं 500 रुपए मेरे पास आने चाहिए, 50 रुपए सरकार को जो देने हैं ना वो अलग से ले ले। डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने बोला 50 रुपए मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, बट कस्टमर की जेब से अलग से नहीं लेने चाहिए। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज कमर्शियल कॉल। तो यहां पर ध्यान देना, इंसिडेंस देर आर केसेस जब पास ऑन नहीं हुआ, पास ऑन नहीं किया जाता, बर्डन खुद बेयर कर लिया जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमने डोमिनोज का एग्जांपल ले लिया, और किसका एग्जांपल ले? हम लेते हैं 1 मिनट के लिए एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं। एयरटेल के अंदर आपने देखा होगा, लेट अस सपोज प्रीपेड आप ले रहे हो, 100 रुपीज का कई बार आप रिचार्ज कराते हो ना, उस 100 रुपीज का रिचार्ज कराने पे आपको बैलेंस कुछ मिलता है कम। लेट अस सपोज आपको 86 रुपीज मिलते हैं। आपको कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप समझ सकते हो जो डिफरेंस है ये जीएसटी का अमाउंट होगा 86 रुपीज, उसके ऊपर 14 रुपए का जीएसटी, तभी आपसे 100 रुपीज चार्ज किए गए हैं, यानी एयरटेल आपसे अलग से चार्ज कर रहा है। बट कई बार एयरटेल के कुछ स्पेशल कूपन होते हैं, जैसे एयरटेल कहता है लेट अस सपोज आप 1000 रुपीज का रिचार्ज कराओ, हम आपको 1000 रुपीज का बैलेंस दे देंगे। ऐसी स्कीम देखी है या नहीं देखी है आपने? बिल्कुल देखी है। 1000 रुपीज पे करके 1000 का बैलेंस। तो जल्दी से बताओ, अगर एयरटेल मुझे 1000 रुपए लेकर एयरटेल 1000 रुपए का ही बैलेंस दे देता है, क्या वो सरकार को टैक्स नहीं पे करता होगा? बिल्कुल पे करता होगा। फर्क सिर्फ ये है, इस केस में एयरटेल ने बर्डन को शिफ्ट नहीं किया। एयरटेल ने क्या कहा? जो भी बर्डन है इसके ऊपर जीएसटी पे करना है वो मैं अपनी जेब से पे करूंगा, तुम 1000 रुपए दे रहे हो, तुम 1000 रुपए का टॉक टाइम ले लो। ये एयरटेल की कमर्शियल कॉल है। अच्छा, अब यहां पर वैसे तो हम आगे जाके वैल्यूएशन में पढ़ेंगे इस चीज को, बट आप सोच के देखो, अगर 1000 रुपए से ओवर एंड अबव कुछ भी चार्ज नहीं किया तो ये जीएसटी मान लो 10% का है, तो क्या वो 1000 रुपए के ऊपर लगेगा? द आंसर इज नो। तब हम मानेंगे इस 1000 रुपए में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वी विल से 1000 रुपए में 110% है, 900 समथिंग रुपीज की कंसिडरेशन हो गई एयरटेल की। 1 मिनट के लिए मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, 1000 डिवाइडेड बाय 110%, 909 रुपीज। तो एयरटेल ने बेसिकली यहां पर क्या किया? 909 रुपए आपसे सर्विसेज के लिए, उसके ऊपर 90 रुपए 90 पैसे का जीएसटी लगा, टोटल 1000 रुपए हो गए। तो सरकार कहती है इवन इफ तुम अलग से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे, हम तुमसे टैक्स लेंगे,
अगर आपने अलग से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, जो भी आपने अमाउंट कलेक्ट किया उसको टोटल अमाउंट मान लिया जाता है, विच इंक्लूड्स द कंसिडरेशन एज वेल एज द टैक्स। ये चीज कहां लिखी है? जीएसटी में दिखाऊंगा, सेक्शन 15 में लिखी हुई है, वो वहां पर देखेंगे सेक्शन वाइज। बट यहां पर लॉजिकल सी चीज ये है, यहां पर अगर मैं पिज्जा हट का एग्जांपल लूं, पिज्जा हट ने अलग से लिए तो 500 रुपए के ऊपर हमने 10% अप्लाई कर दिए। डोमिनोज लूं, डोमिनोज ने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लिए, तो डोमिनोज कितना टैक्स पे करेंगे? हम मान के चलेंगे डोमिनोज के 500 रुपए में डिवाइडेड बाय 110%, 110 क्यों किया? 10% टैक्स मान के चल रहा हूं, तो 500 डिवाइडेड बाय 110%, इट कम्स आउट टू 454 रुपीज। तो माना जाएगा डोमिनोज ने हमें पिज्जा कितना का बेचा है? 454 रुपीज का बेचा है, जिसके ऊपर हमारा जीएसटी 10% है 45 रुपीज का। टोटल हमसे उसने कितने पैसे ले लिए? 500 रुपीज। कहने का क्रक्स ये है, अगर कोई पर्सन जीएसटी अलग से चार्ज करता है तो भी उसे टैक्स पे करना होता है, जीएसटी चार्ज नहीं करता तो भी उसे सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। दोनों जगह टैक्स निकालने की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। पिज्जा हट ने 10% 500 पे लगाया क्योंकि वो अलग से चार्ज कर रहा है हमसे जीएसटी, जबकि डोमिनोज ने क्योंकि अलग से जीएसटी चार्ज नहीं किया कस्टमर से, तो उसी 500 में हमने मान लिया कंसिडरेशन भी है टैक्स भी है, तो हमने बैक कैलकुलेशन कर ली 500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो बेसिकली हमने मान के चल लिया कि 454 रुपए का पिज्जा बेचा था, 45 रुपए का उसके ऊपर टैक्स लगा था, इसलिए टोटल अमाउंट कितना मिला है? 500 रुपीज मिला है। तो हमारी डेफिनेशन यहां पे क्या होगी? इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड या मे बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। ठीक है जी, यहां पर एक बार मैं इसको रब करके लिख रहा हूं, आप तो फेयर में लिखना। जहां पर मैं लिखा है इंसिडेंस मे बी शिफ्टेड, इसके नीचे एक बार यहां पर एक लाइन लिख लो, even if the customer even if the seller decides to bear burden of tax himself, he will still be liable to pay tax to government। उसको सरकार को फिर भी टैक्स पे करने पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी है वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने रिकवर कर लिया तो पे करना पड़ेगा, अगर रिकवर नहीं किया तो नहीं पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट वेदर यू रिकवर इट फ्रॉम द गवर्नमेंट और वेदर यू रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर और नॉट। अच्छा, अब हमने ये दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली, अब जरा एग्जांपल देखते हैं दोनों के। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए। हाँ जी, यहां पर एक वंशिका ने एक पॉइंट बोला है, सर डोमिनोज ने लेटस सपोज 450 हमसे 500 रुपए के अंदर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं किया, उसने सरकार को खुद पे किया, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं छुपा के तो उसने हमसे चार्ज कर ही लिया ना। हमें पता नहीं चला कि अलग से जीएसटी दिख रहा है, 500 रुपए में हमें लगा सिर्फ पिज्जा मिल रहा है, बट असली में तो डोमिनोज के पास 454 रुपए गए, 45 रुपीज तो फिर भी कहीं ना कहीं उसने हमसे छुपा के सरकार को दे ही दिए। बिल्कुल सही। इवन इफ अगर बिल में अलग से चार्ज नहीं किया जाता ना जीएसटी, तो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं इंसिडेंस पास ऑन करा ही जाता है, बट हम जीएसटी में या किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स में ये मानते हैं कि इंसिडेंस तभी पास हुआ है जब अलग से चार्ज किया जा रहा है। नो डाउट, लेट अस सपोज मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए मानो आपने क्लासेस मेरे से बाई करी, 1000 रुपीज की क्लासेस बाई करी, अगर मैं आपसे 1000 फीस ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है उस 1000 में मेरे सारे खर्चे कवर्ड हैं, बट जीएसटी का इंसिडेंस मैं तभी पास ऑन मानूंगा अगर मैं आपसे 1000 से ओवर एंड अबव क्या कर रहा हूं, जीएसटी चार्ज कर रहा हूं। अगर मैं 1000 में खुद अपनी पॉकेट से जीएसटी पे कर रहा हूं, इनडायरेक्टली बेशक आप पे बर्डन पास ऑन हो रहा है, मगर लीगली हम मान के चलते हैं कि आपने अलग से बर्डन इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया। अलग से इंसिडेंस पास ऑन तभी माना जाता है जब बिल के ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, राइट। चलिए, अब हमने यहां पर बात कर ली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब जरा इनके एक बार एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का आज की डेट में मैं एग्जांपल लूं तो डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल, इनफैक्ट आज की डेट में जो डायरेक्ट टैक्स का इकलौता एग्जांपल बचता है वो है इनकम टैक्स। आज से कुछ समय पहले एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, बट
वेल्थ टैक्स को आज से कुछ समय पहले अबॉलिश कर दिया गया था। अरुण जेटली जी ने वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया था। तो आज की डेट में हमारे पास जो टैक्स बचता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचता है, इनकम टैक्स ही बचता है। इसीलिए कई बार हम क्या बोलते हैं ना, इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स मींस डायरेक्ट टैक्स। तो दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आज की डेट में इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 को बहुत ही मेजर शिफ्ट आया है इन द टैक्सेस विच वर लेविड इन इंडिया। 1 जुलाई 2017 से पहले अलग टैक्सेस इंडिया के अंदर लेवी होते थे और 1 जुलाई 2017 के बाद टोटली अलग टैक्सेस आए हैं। क्योंकि किसी पर्सन ने बोला गिफ्ट टैक्स, आज की डेट में ना गिफ्ट टैक्स लगता नहीं स्मृति, गिफ्ट टैक्स खत्म हो चुका है। इनकम टैक्स में हम जब देखेंगे, इनकम टैक्स में गिफ्ट के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट कर दिए। सो अलग से इनकम आज की डेट में कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आया है 1 जुलाई 2017 से। तो अब हम अपनी क्लास में करेंगे क्या, हमारे सिलेबस में तो जीएसटी है, बट हम अपनी क्लासेस में पहले समझेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था। और एक बार हम समझ जाएं 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, तभी हम आगे समझेंगे कि 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी क्यों लाया गया। सो पहले आज हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी अब आगे की क्लास में, वो सारी डिस्कशन में पहले बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स की क्या होगी, 1 जुलाई 2017 से पहले की डिस्कशन आएगी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर 1 जुलाई 2017 से पहले गवर्नमेंट को जब टैक्स कलेक्ट करना होता था, देखो इनकम टैक्स के अंदर तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, इनकम पे लग रहा है। जब भी कोई पर्सन इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसे बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या चीज होती है, किसी भी टैक्स की लायबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई इवेंट होना जरूरी होता है। यानी कब ऐसा इवेंट कोई हो जाए जिसके होते ही टैक्स लायबिलिटी ट्रिगर कर जाए। हर तरह का टैक्स जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर कोई ना कोई टैक्सेबल इवेंट सरकार फिक्स करेगी ताकि आपकी लायबिलिटी फिक्स हो सके। तो इनकम टैक्स में तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है, इनकम कमाना। जैसे ही आप कोई इनकम कमा लेते हो आपका इनकम टैक्स ट्रिगर हो जाता है उस केस के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। एक होता था गुड्स के ऊपर टैक्सेस और दूसरे होते थे सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस। यानी हम सवेरे से लेकर शाम तक जो भी चीजें खरीदते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं बेसिकली। या तो हम गुड्स खरीदते हैं या फिर हम क्या खरीदते हैं, सर्विसेज। तो हमारे टैक्सेस भी दो तरह से डिवाइड किए जाते थे, एक होते थे गुड्स वाले टैक्सेस और एक होते थे हमारे सर्विसेज वाले टैक्सेस। अब मैं गुड्स की बात करूं, सोच के देखते हैं, हम कोई भी गुड की बात करें, लेट अस सपोज इस पेन के एग्जांपल लें। सबसे पहले इस पेन का क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये पेन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट तो चलो फॉरेन कंपनी होगी, मैं एक मिनट के लिए इंडिया का मान के चलता हूं, ये किसी इंडिया में एक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो सबसे पहले इस पेन का मैन्युफैक्चर हुआ होगा, फिर ये पेन मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा होगा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा, यानी पूरी चेन से घूमते घूमते ये मेरे तक पहुंचा होगा पेन। तो यानी गुड्स की कभी भी हम बात करें, गुड्स में दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चर, पहली स्टेज होती है मैन्युफैक्चर की। अगली जो स्टेज होती है गुड्स के अंदर वो होती है सेल की। हमेशा गुड्स पहले मैन्युफैक्चर होंगे फिर सेल होंगे। ध्यान देना, मैन्युफैक्चर हमेशा एक बार ही होगा, गुड्स एक ही बार मैन्युफैक्चर होंगे। सेल जितनी बार मर्जी हो सकते हैं। हो सकता है ये पेन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने मुझे बेच दिया हो सकता हो ये चेन में 5-7 लोगों से घूमते फिरते हमारे तक पहुंच रहा हो। दोनों केसेस के अंदर अलग अलग टैक्सेस लगाए गए। एक सेकंड मुझे जल्दी से बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस 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 यस, आवाज कह रही है आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैन्युफैक्चर के केस के अंदर टिपिकली सरकार ने कौन सा टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगाई। यानी जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसी समय उनका टैक्सेबल इवेंट आ जाता है और ट्रिगर क्या हो जाती है, हमारी एक्साइज ड्यूटी ट्रिगर हो जाती है। और सेल के केस में कौन सा टैक्स लगाया गया, सेल जब जब आपकी होती है वहां पर टैक्स लगता है जिसका नाम है सेल्स टैक्स। अभी इसका नाम मैं चेंज करूंगा, मगर अभी के लिए मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं, सेल्स टैक्स रख रहा हूं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 जुलाई 2017 से पहले गुड्स के ऊपर क्या होते थे, जब जब कोई गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है उस समय एक्साइज ड्यूटी ट्रिगर होती थी, और जब जब उसे बेचा जा रहा है तब तब क्या लगती थी, सेल्स टैक्स लगता था। अब ये तो आपने सोच लिया पेन मैन्युफैक्चर होगा साथ साथ पेन सेल होगा। और क्या क्या हो सकता है इस पेन के साथ, हो सकता है ये पेन इंपोर्ट हो रहा हो, जरूरी थोड़ा ये इंडिया के अंदर ही बन रहा हो,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसने इस पेन को बनाया है, हो सकता है वो यूएस के अंदर उस पेन को बना रही हो और फिर इंडिया लेके आ रही हो। तो अगली चीज हो सकती है इंपोर्ट, और उल्टा भी हो सकता है कोई इंडिया की कंपनी इस पेन को बना रही हो और इंडिया में बनाने के बाद वो क्या कर रही हो, उसको इंडिया के बाहर भेज रही हो। तो गुड्स के साथ जो भी इवेंट्स हो सकते थे, हमने सारे इवेंट्स सोच लिए और हर किसी पे कोई ना कोई टैक्स लगा दिया। मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी, सेल के ऊपर लगा दिया सेल्स टैक्स, इंपोर्ट अगर आप करते हो तो इंपोर्ट के ऊपर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पे लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट पे हमेशा लगती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इंपोर्ट पे लगती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे लग सकती है? ऐसा क्यों बोला मैंने कि लग सकती है? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेशक लॉ के अंदर एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की पावर है, मगर 99.5% केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। मतलब सरकार के पास पावर तो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की। कस्टम्स एक्ट जब आप पढ़ोगे तो कस्टम्स एक्ट के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी की प्रोविजंस हैं। वो अलग बात है, सरकार ने 99.5% गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी छोड़ रखी है, एक्सपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगती। अब अगला सवाल आया क्यों सर, इंपोर्ट के ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हो, एक्सपोर्ट के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो। दोनों टैक्सेबल इवेंट है, बाहर से गुड्स इंडिया आना, इंडिया से गुड्स बाहर जाना, दो अलग अलग इवेंट है। इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर हम 99.5% केसेस में नहीं लगा रहे। कारण क्या है आप बताओ पहले, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप बताओ कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन कि एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स छोड़ रखा है। पहला रीजन तो जो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि हमारे एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए। एनकरेज कैसे होंगे, अगर हम अपने एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो कॉस्ट कम होएगी, कॉस्ट कम होएगी तो उनके प्राइजेस कम होंगे, प्राइजेस कम होंगे तो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स इंटरनेशनल मार्केट में उसको चीप रेट पे बेच पाएंगे, डिमांड ज्यादा रहेगी। ये तो ऑब्वियस रीजन था जो मैंने एज्यूम करा था, सबने इसका आंसर दे दिया कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई जाती है टू एनकरेज। ये तो हो गया गवर्नमेंट एज इफ अपनी मर्जी से नहीं लगा रही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार आज की डेट में एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा भी नहीं सकती, कुछ हद से ज्यादा गवर्नमेंट बाउंड होती है कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाएगी। कैसे बाउंड होती है मैं आपको समझाता हूं, सोच के देखो। इनिशियल डेज में जब ये इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुई थी, जब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुई, मान लो एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है चाइना। अब कोई गुड्स इंडिया से चल के चाइना जा रहे हैं। पहले तो बहुत पुराने जमाने में तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड होती ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुई, इंडिया से गुड्स चल के चाइना हुए। गुड्स की कीमत है 1 लाख रुपए। अब इंडिया से अगर गुड्स चले हैं, इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, इंडिया कह रही है कि हम इस पे टैक्स लगाएंगे। क्यों टैक्स लगाएंगे? क्योंकि इन गुड्स को बनाने के लिए वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमने दिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिए, इसलिए इन पे टैक्स लेने का हक हमारा है। चाइना कह रहा है मेरे देश में ये गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इन पे टैक्स मैं लगाऊंगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, दोनों देश एक ही तरह के गुड्स के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया कह रहा है मैं ओरिजिन कंट्री हूं, मेरे यहां से गुड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम टैक्स लगाएंगे। इंडिया, चाइना कहता था मैं लगाऊंगा। दोनों अगर टैक्स लगा दें तो दिक्कत आ जाएगी, डबल टैक्सेशन हो जाएगी, और अगर डबल टैक्सेशन होने दी हमने तो इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर दो कंट्रीज अगर टैक्स लगा देंगी तो वो गुड्स महंगे हो जाएंगे। मगर अब ये दोनों, ना इंडिया मान रही है ना चाइना मान रही है, दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ऐसी लड़ाई सिर्फ इंडिया चाइना के बीच में होती होंगी या सारी कंट्रीज में होती होंगी? ऑब्वियसली सारी कंट्रीज के साथ यही समस्या है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ओरिजिन कंट्री उस पर टैक्स लगाए या डेस्टिनेशन कंट्री उस पर टैक्स लगाए, इस पर हमेशा डिस्प्यूट आते थे। और इन डिस्प्यूट्स की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो नहीं पा रही थी, जिस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम था WTO। WTO का नाम सुना होगा आप सबने। क्या फुल फॉर्म है इस WTO की? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने मुझे ऑलरेडी लव कुश पाठक ने पहले ही बता दिया था ये चीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी कंट्रीज धीरे धीरे मेंबर बनती गई, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रिंसिपल बनाया, एक ट्रीटी साइन कराई जिसका नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। WTO में ये चीज एग्री करी सारी मेंबर कंट्रीज ने कि हम हमेशा इंप्लीमेंट क्या करेंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन इंप्लीमेंट करेंगे। यानी जिस कंट्री से गुड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो ओरिजिन कंट्री टैक्स नहीं लगाएगी, जिस कंट्री में गुड्स जा रहे हैं डेस्टिनेशन कंट्री है
वो टैक्स लगाएगी। सारी कंट्रीज ने एग्री कर लिया, ओरिजिन कंट्रीज ने, जब जब हमारे यहां से गुड्स जाएंगे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो मेरे एग्जांपल में ओरिजिन कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में एग्री किया हम अपने एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम चाइना को इंपोर्ट ड्यूटी लगाने देंगे। और कल को उल्टा भी होगा, चाइना से गुड्स चलेंगे और इंडिया में इंपोर्ट होंगे, तो उस केस में चाइना भी यही करेगा, चाइना अपने एक्सपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, उन गुड्स के ऊपर इंडिया क्या लगाएगा? इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये एक प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। इस डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल की वजह से अगर सरकार चाहे भी तो भी वो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक हद से ज्यादा नहीं लगा सकती। एक कारण तो है कि हमें क्या कहते हैं, एनकरेज करना है एक्सपोर्ट्स को, इसलिए नहीं लगाते, बट ये भी एक कारण है कि हमने डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को एग्री किया। अब यहां पर विशाल कह रहे हैं सर एफर्ट्स तो सारे इंडिया ने किए उन गुड्स को बनाने के लिए, तो ऐसा क्यों है कि इंडिया ने सारा गुड्स बनाए, ये पेन को मैन्युफैक्चर किया, टेक्नोलॉजी इंडिया की, और चाइना इस पर टैक्स ले गया? देखो भाई, कहीं ना कहीं तो एग्री करना था ना, ओरिजिन पे एग्री करते तो डेस्टिनेशन शोर मचाता। तो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करना था कि इंटरनेशनली हर कंट्री को फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। अगर इंडिया को नुकसान हो रहा है, ओरिजिन पे उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो डेस्टिनेशन वाले गुड्स पे उसको मिल भी रहा है। तो इंटरनेशनली ये डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को एग्री किया गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल हम एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते। यहां पर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी के नीचे लिख सकते हो बट मोस्टली इट इज एग्जेम्प्ट। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो यहां पे डॉटेड वे में लिख सकते हो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। याद रहेगा, अगर मैं कल वाली क्लास के अंदर फिर से इसको यूज करूंगा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को, इनफैक्ट आज भी मैं यूज करूंगा, कल भी मैं क्लास में यूज करूंगा, जब भी जीएसटी इंट्रोडक्शन करेंगे ना, ये वर्ड बार बार आएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। क्या है? डब्ल्यूटीओ का एक प्रिंसिपल है कि जब भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ओरिजिन वाली जो स्टेट है, ओरिजिन वाली कंट्री है, वो उस पर टैक्स नहीं लेगी, जहां पे डेस्टिनेशन है वहां पे टैक्स जाएगा। तो अब देखा जाए तो हमने गुड्स तो सारे कवर कर लिए। गुड्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, सेल हो रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर लग सकती है क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब बात करते हैं सर्विसेज की ऊपर। सर्विसेज और गुड्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? पहली बात, इनके टैक्सेस की बात तो करेंगे, पहले तो आप बताओ सर्विसेज और गुड्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है, गुड्स टेंजिबली दिख सकते हैं लेकिन सर्विसेज टेंजिबली नहीं दिखती हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ, राइट नाउ मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, क्या सर्विसेज का मैन्युफैक्चर हो सकता है? क्या सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो सकती हैं? क्या मैं इस समय सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके आपको दे रहा हूं? कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर, आप जैसी आप बोल रहे हो यू आर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, तो कब मैन्युफैक्चर खत्म हुआ, कब सेल हुआ? मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, मैं सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं या सर्विसेज सेल कर रहा हूं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ बच्चे बोलेंगे आप सर्विसेज सेल कर रहे हो। द फैक्ट इज, गुड्स के केस में इन दो टैक्सेबल इवेंट को अलग अलग करना पॉसिबल है। ये पेन मैन्युफैक्चर अलग समय पे हो सकता है, सेल अलग समय पे हो सकता है। सर्विसेज में ना ये दोनों इवेंट अलग अलग नहीं हो सकते। यू कांट से कि सर्विसेज मैन्युफैक्चर होगी है, उन्हें सेव कर लिया, सेल बाद में करेंगे। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसीलिए सर्विसेज के केस में टैक्सेबल इवेंट जब हम बनाने लगे, हमने मैन्युफैक्चर और सेल अलग अलग टैक्सेबल इवेंट नहीं बनाए। यहां पर हमने टैक्सेबल इवेंट बनाया प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विसेज के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन वर्ड के अंदर मैन्युफैक्चर भी कवर हो जाता है, सेल भी कवर हो जाता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो गुड्स के अंदर दो अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे जिन पे अलग अलग टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था। मगर सर्विसेज के केस में जैसी प्रोविजन ऑफ सर्विस होती थी, सिर्फ एक ही तरह का टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। बात समझ में आ रही है यहां पर? बट अब यहां पर अलग बच्चों का डाउट आएगा, सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मैन्युफैक्चर एंड सेल अलग अलग नहीं हो सकता सर्विसेज के केस में, इसलिए प्रोविजन बना दिया, बट सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हो सकता है। तो जैसे आपने गुड्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अलग से टैक्सेबल इवेंट बनाया, सर्विसेज के अंदर इंपोर्ट और इवेंट एक्सपोर्ट अलग टैक्सेबल इवेंट क्यों नहीं बने? बात समझ आ रही है? तो पहले टैक्सेबल इवेंट अलग क्यों बने उसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले तो मुझे जल्दी से ये बताओ, सर्विसेज का इंपोर्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता? कोई एग्जांपल बताओ, सर्विसेज इंपोर्ट हो सकता है या नहीं? हर्षित कह रहे हैं कि सर्विसेज सर स्टोर हो सकती हैं पेन ड्राइव में। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, पेन ड्राइव में अगर कोई चीज स्टोर करती है तो उसे जीएसटी में गुड्स मानते हैं। तो हर्षित आपका डाउट आगे क्लियर हो जाएगा जब हम गुड्स की डेफिनेशन और सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, आज से 5-7 क्लासेस बाद, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
क्या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है? बच्चे कह रहे हैं यस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर्विसेज के इंपोर्ट का। लेट अस सपोज मुझे अपना ऑफिस डिजाइन कराना है। ऑफिस मैंने अगर डिजाइन कराना है तो ऐसा हो सकता है मैं इंडिया का आर्किटेक्ट हायर कर लूं, ऐसा भी हो सकता है मुझे इंडिया का आर्किटेक्ट हायर नहीं करना, मुझे किसी फॉरेन का आर्किटेक्ट हायर करना है। मैंने कोई ऐसी बिल्डिंग बनवानी है जिसके अंदर मुझे यूरोपियन आर्किटेक्चर लगवाना है, तो मैंने क्या किया, यूके के एक आर्किटेक्ट को हायर कर लिया। वो यूके का आर्किटेक्ट यूके में बैठेगा, मैं अलग से पेज पे समझा देता हूं। यूके के अंदर वो आर्किटेक्ट बैठा है, वो मुझे सर्विसेज दे रहा है अपनी आर्किटेक्ट सर्विसेज, और मैं कहां पे बैठा हूं, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की लीगल डेफिनेशन क्या होती है वो बाद में देखेंगे, अभी मैं जनरल लेमैन की भाषा में बोल रहा हूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पॉसिबल होती है, बिल्कुल होती है, जब कोई बाहर का बंदा हमें सर्विसेज देने लग जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फर्क सिर्फ ये है, गुड्स इंपोर्ट करते समय फिजिकली दिख रहे होते हैं, यूके की बॉर्डर से निकले इंडिया की बॉर्डर में आए, वहां पे फिजिकल मूवमेंट देखी जा सकती है। सर्विसेज में फिजिकल मूवमेंट ना भी देखी जाए तो भी सर्विसेज का इंपोर्ट हो सकता है। रिवर्स क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल। इनफैक्ट इंडिया तो जब से ये बीपीओ सेक्टर आया है, इंडिया तो सर्विसेज के एक्सपोर्ट का हब है, आप सबको पता होगा। इंडिया के अंदर बैठे लोग, कस्टमर केयर सेंटर पे बैठे लोग सर्विसेज किसको दे रहे होते हैं? यूएस के बैठे लोगों को। तो ये एग्जांपल क्या हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। तो ये तो हमने समझ लिया, सर्विसेज इंपोर्ट भी हो सकती हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं। बट नेक्स्ट चीज ये है, सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हो सकती हैं तो उनको अलग टैक्सेबल इवेंट क्यों नहीं बनाया? सर्विसेज का इंपोर्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट दोनों सर्विस टैक्स में डील होते थे, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए अलग से टैक्स नहीं बनाया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स ही लगा दिया गया। तो ले दे के बोला जाए, सर्विसेज के केस में सिर्फ एक ही तरह का टैक्स था, सर्विस टैक्स, और हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या था? प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसी प्रोविजन ऑफ सर्विस में इंपोर्ट भी कवर हो जाता था, एक्सपोर्ट भी। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हम डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल की वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, सिमिलरली सर्विस टैक्स के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर भी क्या करते थे? सर्विस टैक्स नहीं लगाते थे। बट एक्सपोर्ट डील कैसे होता था? सर्विस टैक्स लॉ के अंदर ही होता था। तो नेट चल में बोलूं, 1 जुलाई 2017 से पहले गुड्स के केस में 4 अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होते थे, मैन्युफैक्चर, सेल, अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, चारों पे अलग अलग तरह के टैक्सेस थे। मगर सर्विसेज की बात करूं, सर्विसेज पे सिर्फ एक ही तरह का टैक्सेबल इवेंट था, प्रोविजन ऑफ सर्विस, और उसके ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स लगता था। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये हमने बात कर ली 1 जुलाई 2017 से पहले। अब अगला सवाल ये है कि ये टैक्सेस जो भी हैं ये जाते किसके पास है? कौन सी गवर्नमेंट के पास जाते हैं? आपको पता होगा हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने आप चला रही हैं। स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है, बट दोनों लोगों को, सेंटर और स्टेट दोनों को ही रेवेन्यू जनरेट करनी है। तो मुझे बताओ, ये जितने भी टैक्सेस हमने लिखे, इनकम टैक्स लिखा, एक्साइज ड्यूटी लिखी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस टैक्स, ये किसको जाएगा? सेंटर को जाएगा या स्टेट को जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हमें चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट्स अपनी चलाने, स्टेट्स को नो डाउट पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट ऐसा नहीं है स्टेट हर छोटी मोटी चीज के लिए कटोरा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। हर चीज में स्टेट कटोरा लेके नहीं जाती, स्टेट के पास अपनी रेवेन्यू भी जनरेट करनी पड़ती है। तो अब हमने टैक्सेस तो लगा दिए, अगली चीज हमने पढ़नी है कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेके जाती है। अच्छा, बिफोर वी डिसाइड, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है। पहले आप मुझे ये सोच के बताओ, ये चीज कहां लिखी होएगी कि ये वाला टैक्स सेंटर लेके जाएगा, ये वाला टैक्स स्टेट लेके जाएगी? कहां पर लिखी होएगी ये चीज? क्या हम इनकम टैक्स एक्ट में लिखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का? ये चीज कहीं और लिखी होएगी। कलश ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। जो भी सेंटर और स्टेट की पावर्स है, उनके रिलेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो हमेशा कहां पे लिखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट शेड्यूल, एग्जैक्ट आर्टिकल, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हमारी पूरी एक क्लास लेक्चर नंबर 3 शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बातों पे ही जाएगा। आपने अपने नोट्स में देख भी लिया होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र है। तो एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर, शेड्यूल नंबर की बात मैं ये करूंगा बाद में। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कौन सा टैक्स सेंटर लेगा, कौन सा स्टेट लेगा, ये कहां लिखी है चीज? कॉन्स्टिट्यूशन में। टू बी मोर प्रिसाइज, बचपन याद करो, बचपन में आपने 3 तरह की लिस्ट पढ़ी होंगी, अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 3 तरह की लिस्ट पढ़ते थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती थी कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन में बचपन में हम पढ़ते थे 3 तरह की लिस्ट होती हैं। अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं, अरिन कह रहे हैं कि रिपीट कर दो बेटा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा टैक्स सेंटर ले सकती है, कौन सी स्टेट ले सकती है। ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है। अगर आपको अपना बचपन याद आ रहा हो, यूनियन लिस्ट वो चीज है जहां पर सारे मैटर्स किसके हाथ में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट वो है जहां पर किसके हाथ में होती हैं? उस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है, वो मैटर सेंटर भी गवर्न कर सकता है, स्टेट भी गवर्न कर सकता है। ये चीज हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है। मुझे नहीं पता कि अब आपको पढ़ाई जाती थी, नहीं। मैंने तो बचपन में 5th 6th 7th क्लास में जनरल नॉलेज में पढ़ा दिया जाता था हमें कि 3 तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट्स की, कंकरेंट लिस्ट में दोनों की पावर है। अब ये जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, सही बताऊं तो ये लीगली गलत है। हमें लीगली गलत पढ़ाया जाता था। हमें बोला जाता था यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर्स लिखे हैं जिन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। गलत। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट की पावर है। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिनके ऊपर किसकी पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है। तो मैं हल्का सा वर्ड को मैंने चेंज किया और आपको मुझे सोच के बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने कहा ये मत बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट की पावर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट? मैं पहले जस्ट टू बी आई वांट टू बी क्लियर कि सबको ये डिफरेंस पता है, क्योंकि ना ये दो वर्ड बड़े इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा है, अब जिस समय हमारी क्लास चल रही है, फार्मर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आप न्यूज में सुनते हो, इधर सुनते हो कि मोदी सरकार ने ये लॉ पास कर दिए। तो हम कई बार ना इंटरचेंजेबली गवर्नमेंट और पार्लियामेंट वर्ड को यूज कर देते हैं। असली में जो भी लॉ बनाने की पावर है हमारे देश में, जो भी एक्ट पास करने की पावर है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। आई थिंक आप सब न्यूज देखते हो, आपको इतना पता होगा किसी भी बिल को पास कराने के लिए वैसे उसे लोकसभा से भी पास कराना पड़ता है, उसे राज्यसभा से भी पास कराना पड़ता है। फाइनली प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, देन इट बिकम्स अ एक्ट। अब पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में जो इलेक्ट किए हैं आपने, 542 या 540 समथिंग होते हैं ना, 42 43 ये चेंज होते रहते हैं कई बार। अप्रोक्सीमेटली 542 सीट्स होती हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? लोकसभा। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो भी आप ही इलेक्ट करते हो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? आप अपनी स्टेट में एमएलए इलेक्ट करते हो, आपके एमएलए वोट करके राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं। तो पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जो गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा सॉरी, इलेक्टेड मेंबर जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोग भेजे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी होती है, 50% से ज्यादा है, उसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो 542 मेंबर्स हैं जिनको 2019 में आपने इलेक्ट किया। बट क्योंकि एनडीए की 542 का 50% यानी 272 से ज्यादा सीट्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं करंटली एनडीए गवर्नमेंट पावर में है। बट ध्यान देना, जो भी एक्ट पास हो रहे हैं वो पार्लियामेंट पास कर रही है। अब पार्लियामेंट पास कर रही है, पार्लियामेंट में किसी चीज को पास कराने के लिए ना 50% मेजॉरिटी से पास कराना होता है। टिपिकली जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसकी पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा ही मेजॉरिटी होती है। तो अगर आज की डेट में एनडीए गवर्नमेंट को कुछ पास कराना है, वो लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में उनकी 50% से ज्यादा मेजॉरिटी है ही, वो उसको पास करा देते हैं। राज्यसभा में भी आज की डेट में उनकी ज्यादा मेजॉरिटी है ही, वो पास करा देते हैं। एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से। हम बोलते ही हैं प्रैक्टिकली न्यूज चैनल्स में या आम भाषा में, मोदी गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया, एनडीए गवर्नमेंट ने ये पास किया। बट लीगली वो किसने पास किया? पार्लियामेंट ने पास किया। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से पास हुआ है। अगर लेट अस सपोज आज से कुछ साल पहले एनडीए गवर्नमेंट की 3 साल पहले राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो कोई लॉ पास करना चाहती थी, वो नहीं पास हो पाता था, क्योंकि पार्लियामेंट में जो राज्यसभा में मेंबर्स बैठे हैं वो उसे पास नहीं कर रहे थे 50% से। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम कभी भी अब ये नहीं बोलेंगे, लॉ के स्टूडेंट हैं, हम ये नहीं बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट के मैटर्स में पार्लियामेंट की पावर है। अगर मैं कभी बीच में बोल भी रहा हूं ना इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, समझ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है मतलब लॉ किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने।
जब मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो समझ जाना इसके ऊपर लॉ किसने बनाया होगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने। ये मैं क्लियर करना चाहता था। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक हमारा ये चल रहा था, अगर मैं याद दिलाऊं, कि कौन सा टैक्सेस सेंटर लगाएगी, कौन सा टैक्सेस स्टेट लगाएगी। अब ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इनकम टैक्स की, ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ पहली क्लास है, इंट्रो दे रहा हूं मैं आपको। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लिखा है एंट्री नंबर 82 में, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर, स्टेट लेजिस्लेचर, अभिनव पूछ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर वो हो गए ना जितने एमएलए आपने इलेक्ट किए। लेट से हरियाणा के अंदर 90 सीट्स हैं, 90 सीट्स के एमएलए जब इलेक्ट होते हैं तो वो जो बैठते हैं, तो स्टेट की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। और उस स्टेट लेजिस्लेचर में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है। जैसे हरियाणा के अंदर एट प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी की और एक और पार्टी की, तो क्योंकि उन दोनों की 50% बन नहीं रही थी। स्टेट लेजिस्लेचर इज दोज 90 पीपल विच वी हैव इलेक्टेड, इट इज जस्ट लाइक द पार्लियामेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसलिए है क्योंकि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 जब हम पढ़ेंगे, वो कहां पर बोल रही है, वो कह रही है क्लियरली इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जब हम इनकम टैक्स में जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एंट्री नंबर 82 जब आप रीड करोगे ना, वहां पता क्या लिखा होगा, टैक्स ऑन एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स को छोड़कर हर तरह की इनकम पे टैक्स लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, यानी कि पार्लियामेंट को दे रखी है। अकॉर्डिंगली हमारे इनकम टैक्स में किसी भी टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, मगर एग्रीकल्चरल इनकम को छू नहीं सकती। कारण कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया है, एग्रीकल्चरल इनकम पे तुम टैक्स नहीं लगाओगे। बाकी टैक्सेस की बात करें, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसके पास थी, अभी के लिए, मैं अपनी बात पलटूंगा अगली क्लास में, अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एक्साइज ड्यूटी भी किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। इसके लिए थी एंट्री नंबर 84 ऑफ यूनियन लिस्ट। हम डिटेल में पढ़ेंगे एंट्री नंबर 84 को। एंट्री नंबर 84 सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर थी। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी की पावर भी किसके पास थी, इसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं बोल रहा हूं, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, तो इसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एंट्री नंबर 83 हुआ करती है इसकी यूनियन लिस्ट की। सर्विसेज भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो, इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया, एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, और सर्विसेज भी कौन ले गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई। स्टेट्स बैठ के देख रही हैं कि क्या चल रहा है, जितने भी टैक्सेस हैं सारे के सारे तो कौन लेता जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं ऐसे चलता रहेगा, हम तो कटोरा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का भीख ही मांगते रहेंगे, हमें भी तो कुछ दो, हमारे पास भी तो कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू होनी चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्होंने ये चीज का ध्यान दिया कि उन्होंने जब ये सारी चीजें सेंटर को दे रहे थे, उन्होंने सेल्स टैक्स किसको दे दिया, सेल्स टैक्स दे दिया स्टेट को। सेल्स टैक्स का रेफरेंस आपको यूनियन लिस्ट में नहीं मिलेगा, कहां पे मिलेगा, स्टेट लिस्ट में मिलेगा। तो ये चीज पोजीशन सेटल हुई। ध्यान देना, मैं बात कब की कर रहा हूं, 1 जुलाई 2017 की। ये 1 जुलाई 2017 से पहले की बात इसलिए कर रहा हूं, जब तक 1 जुलाई 2017 से पहले का समझ नहीं आएगा, हम जीएसटी को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो 1 जुलाई 2017 से पहले सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज थी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। इसके अलावा जो सारे के सारे टैक्सेस थे, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस, वो सारे के सारे क्या थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। बात समझ आ रही है यहां तक। अब बात करते हैं सेल। अब स्टेट गवर्नमेंट को ना इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ये पेन मैन्युफैक्चर एक बार होता है, सेल तो बार बार होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुश थी, वो कह रही थी हर चीज कस्टमर तक पहुंचने तक इतनी बार सेल होती है। मान लो ये पेन 5 बार सेल होके आया है, 5 अलग अलग लोगों के हाथों से होके आया है मेरे तक, तो हर बार जब वो होगा, सर स्टेट गवर्नमेंट थी कह रही थी हम टैक्स लगा लेंगे, चलो हमारा पेटा भर जाएगा इससे। मैन्युफैक्चर एक बार होगा, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का काम चल रहा था। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आई, आप ये लिखना मत, ये मैं लिख रहा हूं, हरियाणा से गुड्स चले, हरियाणा में गए, तो इसके ऊपर टैक्स किसने लगाया, इसके ऊपर नो डाउट हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाया। सिमिलरली अगर गुड्स यूपी से चले और यूपी ही गए, तो इसके ऊपर टैक्स किसने लगाया, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब गुड्स चले हरियाणा से, गए कहां पर, यूपी। यानी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम मैंने आपको इंडिया और चाइना के एग्जांपल से समझाई थी, वही सेम प्रॉब्लम हम कहां पर आ गई, विद इन इंडिया, जब गुड्स मूव कर रहे हैं हरियाणा से यूपी। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेल की बात चल रही है ना, इंटर स्टेट सेल।
अगर हरियाणा से हरियाणा में उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और अगर हरियाणा से यूपी जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते थे, इंटर स्टेट सेल। जैसे ही इंटर स्टेट सेल हुई, लड़ाई शुरू हो गई। हरियाणा कहते हैं गुड्स मेरे यहां से गए, मैं ओरिजिन स्टेट हूं, मुझे सेल्स टैक्स मिलेगा। यूपी ने बोला मेरे पास गुड्स आए, मैं डेस्टिनेशन स्टेट हूं, मुझे टैक्स मिलेगा। वो लड़ाई जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रही थी टैक्स को लेकर, वही लड़ाई क्या हो गई, हरियाणा और यूपी के अंदर हो गई। अब हरियाणा और यूपी ये लड़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस समय हरियाणा टैक्स लेगा या यूपी लेंगे। बीच में इतनी देर में आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बचपन में स्टोरी सुनी थी ना, 2 बिलियन नहीं 2 बिलियां लड़ रही थी, बंदर आया खाना लेके चला गया, वही हाल हुआ। 2 बिलियन, यानी कि हरियाणा और यूपी आपस में लड़ रहे हैं, मैं टैक्स लूंगा मैं टैक्स लूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मेरे पास एक आइडिया है, सेल के अंदर भी ना हम सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने बोला क्या, वो कह रहे हैं एक है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट मतलब जब गुड्स ओरिजिनेट और एंड दोनों सेम स्टेट में हो रहे हैं, और एक होता है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, इंटर स्टेट सेल कौन रख लेगा, सेंटर ने कहा मैं रख लूंगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था हमें, क्योंकि हरियाणा और यूपी दोनों अपने अपने लॉ बना के बैठ जाते, दोनों के लॉ अलग अलग होते, आपस में क्लैश होते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो सेल टैक्सेबल इवेंट था, इस टैक्सेबल इवेंट के भी 2 हिस्से कर दिए। सेल वॉज डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता। सेल वॉज डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, 2 टैक्सेबल इवेंट्स। वन वॉज इंट्रा स्टेट सेल, सेकेंड वॉज इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल किसके हाथ में था, दिस वॉज इन स्टेट लिस्ट अकॉर्डिंगली, इस पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाते थे, स्टेट सेल्स टैक्स या लोकल सेल्स टैक्स। इसी लोकल सेल्स टैक्स का नाम बाद में बदल के क्या हो गया, वैट हो गया। आपने सबने नाम सुना होगा, पहले क्या होता था, वैट। तो वैट हम किसको बोलते थे, लोकल सेल्स टैक्स को। इस लोकल सेल्स टैक्स का नाम वैट क्यों हो गया, वो आप समझोगे बाद में, कि पहले इसे लोकल सेल्स टैक्स क्यों बोलते थे, बाद में इसका नाम वैट क्यों हो गया। बट वैट जो भी आप सुनते थे पहले, अगर आपने बचपन में सुना है, वैट वाज नथिंग, इट वाज द लोकल सेल्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है इंट्रा स्टेट सेल पे। इंटर स्टेट सेल पे एक नया टैक्स लगाया गया जिसका नाम था सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सॉरी स्टेट टैक्स नहीं, सेंट्रल सेल टैक्स। प्यार से इसको हम बोलेंगे, प्यार से या नफरत से वो अलग बात है, सीएसटी। मुंबई से थोड़ी देर पहले मैंने, किसी ने मुझे बोला था मुंबई से भी कोई स्टूडेंट अटैच हुआ था, अगर वो स्टूडेंट अभी भी है तो मुंबई में एक वैसे ना सीएसटी, मुंबई के लोग सीएसटी किसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उनका फेमस। आज से सीएसटी का मतलब हमारे लिए क्या हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इस तरह से हमारे टैक्सेबल इवेंट डिवाइड हो गए। अब ये सेंट्रल सेल्स टैक्स किसने बनाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, इसका रेफरेंस हमें यूनियन लिस्ट में डाल दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत होगी, हमारे देश के अंदर जो भी इंटरस्टेट सेल होगी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने सारे रेवेन्यूज हैं ये भी खा गई तो स्टेट्स का बचेगा क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम सिर्फ इस पे जुरिस्डिक्शन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम पूरे देश में एक लॉ बना सकें, हरियाणा और यूपी आपस में अलग अलग लॉ ना बनाए, इसीलिए हमने इसके ऊपर पावर रख ली अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस सीएसटी को कलेक्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को दे देती थी। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब भी इंटरस्टेट सेल होती थी, यूनियन लिस्ट ने पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करके एक लॉ बना दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ताकि पूरे देश में एक ही तरह का लॉ हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इंटर स्टेट सेल के ऊपर अपने लॉ ना बनाए, लड़ाई हो जाती, नहीं तो हरियाणा और यूपी आपस में कौन लॉ बनाएगा। तो लॉ सेंटर ने बना दिया, मगर सेंटर ने सीएसटी कलेक्ट करने के बाद बोला सीएसटी कलेक्ट करके मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं इसे स्टेट को दे दूंगा। तो अब अगला सवाल ये आया, सर अगर इसका मतलब हरियाणा से गुड्स चल के यूपी जब गए, ये सीएसटी में कवर हो गया, इस पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, बट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के बाद किसको दिया, हरियाणा गवर्नमेंट को दिया या यूपी गवर्नमेंट को दिया। यहां पर दिक्कत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देती थी, हरियाणा को। हरियाणा बोले तो ओरिजिन स्टेट को। हमारे देश के अंदर 1 जुलाई 2017 से पहले जब जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे, इन अदर वर्ड्स जब जब इंटर स्टेट सेल होती थी, तब तब टैक्स लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
जिसको लेवी कौन करता था, जिसको बनाने की पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारा का सारा सीएसटी किसको दे देती थी, ओरिजिन स्टेट को दे देती थी। तो अल्टीमेटली सारा टैक्स किसके पास आ गया, हरियाणा के पास। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं कौन सा प्रिंसिपल हो गया, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल हो गया। सर थोड़ी देर पहले तो आप डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन चीख रहे थे, अरे वो डब्ल्यूटीओ में एग्री किया था हमने। डब्ल्यूटीओ में हम किसको एग्री करके आए हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को एग्री करके आए हैं। डब्ल्यूटीओ में हमने बोला कि हम अपने इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्ट पे नहीं लगाएंगे। डब्ल्यूटीओ कंट्रीज को डील करता है, मगर विद इन द सेम कंट्री जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जा रहे थे, वहां पर हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे, ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। क्योंकि जब भी इंटरस्टेट सेल हो रही थी तब सीएसटी लग रहा था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देती थी, ओरिजिन स्टेट को दे देती थी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो यहां कहीं ना कहीं मैंने आपको आज एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्ड किया कि 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया दो अलग अलग सिस्टम फॉलो कर रही थी। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो करती थी, और डोमेस्टिक जब विद इन द स्टेट चल रही है तो वो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो करती थी। इससे क्या दिक्कतें आई थी वो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी अब पहली क्लास के अंदर हम प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। तो अल्टीमेटली हमारा जब भी गुड सेल होते थे तो हम चेक करते थे वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना लेती थी, इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा था। बट इंटर स्टेट के केस में पैसा सारा अल्टीमेटली किसको जाता था, ओरिजिन स्टेट को जाता था। अब जरा बात करते हैं, मैंने सारे टैक्सेस की बात कर ली, कौन सा टैक्स कौन कौन सी गवर्नमेंट लेती है। अब जल्दी से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पावर दे दी सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट को कि टैक्स लगा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। बट उस गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए क्या कोई लॉ बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, इनकम टैक्स लोगों से लेना है, क्या उसके लिए कोई एक्ट पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बिल्कुल, पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है वो पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे देश में एक जैसा है। कारण सोचो, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को किसने बनाया है, पार्लियामेंट में बनाया है, अकॉर्डिंगली वो पूरे देश में सेम है। हरियाणा में मैं बैठा हूं, यहां पर भी इनकम टैक्स एक्ट सेम है। आप अगर मुंबई में बैठे हो वहां पर भी इनकम टैक्स सेम है, तमिलनाडु में भी सेम है। पूरे देश का एक ही इनकम टैक्स एक्ट है। सिमिलरली एक्साइज ड्यूटी अगेन किसने, पार्लियामेंट ने पास किया, पूरे देश का एक एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सिमिलरली इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी। कभी भी आप वर्ड सुनो ना, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी अलग से कोई ड्यूटी नहीं है, इन दोनों ड्यूटी को एक साथ बोल दिया जाता है, कस्टम्स ड्यूटी। तो इन दोनों ड्यूटी के लिए एक्ट था, पार्लियामेंट ने पास किया, कस्टम्स ड्यूटी एक्ट 1962। पूरे देश में एक ही एक्ट था। सिमिलरली सर्विस टैक्स का भी पूरे देश में एक एक्ट था, सीएसटी का भी पूरे देश में एक एक्ट था। बट जरा मुझे जल्दी से बताओ, वैट का पूरे देश में एक एक्ट होगा या अलग अलग एक्ट होंगे। क्या वैट का पूरे देश में एक ही एक्ट होगा या अलग अलग होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग होंगे। कारण हर स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट एक्ट पास करेगी, सेपरेट लॉ बनाएगी, बिल्कुल डिफरेंट लॉ बनाएगी। हरियाणा का जो वैट एक्ट होगा वो यूपी वैट एक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कारण हरियाणा का वैट एक्ट हरियाणा के स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, यूपी का वैट एक्ट यूपी पास करेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको कहीं ना कहीं दिख गई होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, कि अगर किसी कंपनी को पैन इंडिया लेवल पे काम करना होता था, उसको इनकम टैक्स एक्ट एक ही पढ़ना होता था, उसको सर्विस टैक्स के लिए एक एक्ट पढ़ना है, कस्टम्स के लिए एक पढ़ना है, एक्साइज के लिए एक पढ़ना है। मगर वैट को पढ़ते ही उसको क्या पढ़ना पड़ते थे, हर स्टेट के अलग अलग पढ़ने पड़ते थे। लेट अस सपोज एप्पल ने एक फोन अपना फोन बेचना है, पूरे इंडिया में बेचना है। तो कई बार ऐसा होता था, मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स रेट, वैट का टैक्स रेट हरियाणा के अंदर 5% होता था, महाराष्ट्र में 12 होता था, गुजरात में 14 होता था, बिहार में 15 होता था। यानी सेम फोन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रेट पे हो रहा है, हर जगह लॉ अलग अलग, सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट होता था, जिस वजह से बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ी समस्या होती थी। अब मान लो जितने भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पैन इंडिया काम करती हैं, मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूं। जब मैं ईवाई में गया था ना, पहला असाइनमेंट जो मुझे मिला था वो मुझे, मतलब मैं नया नया एंटर किया हूं, नया पहला असाइनमेंट क्या था, मुझे अभी तक याद है, किसी कुरियर कंपनी ने, ब्लू डार्ट टाइप कोई कुरियर कंपनी थी, उन्होंने कहा था हमें सारी स्टेट्स के अंदर
बी टू बी समझते हो ना सारे, बिजनेस टू बिजनेस, जब एक रजिस्टर्ड बंदा दूसरे रजिस्टर्ड बंदा को बेचता है, बी टू बी ट्रांसेक्शंस और बी टू सी ट्रांसेक्शंस, इनके ऊपर हर स्टेट के वैट एक्ट में डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होते हैं। जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, हमें सिर्फ ये पता करके दे दो। सारी स्टेट्स में बी टू बी और बी टू सी में डॉक्यूमेंटेशन पता कर दो। मैं गया नया नया, मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, हर स्टेट के बस वैट एक्ट को खोलना है, डॉक्यूमेंटेशन का एक सेक्शन होगा, वहां से डॉक्यूमेंटेशन लेके कॉपी पेस्ट करनी है, ये तो मैं 2 दिन में कर दूंगा, 1 दिन में कर दूंगा। बिलीव मी, ये काम करने में मुझे कम से कम 15 दिन लगे थे, और 15 दिन बाद भी मेरा दिमाग खराब था, मैंने पूरा ढंग से नहीं कर पाया था। कारण, जब आप हर स्टेट गवर्नमेंट पर अपने अपना लॉ बनाने की पावर दे दोगे, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ में कुछ भी लिखती रहती थी। हरियाणा के लेटर सपोज सेक्शन 50 के अंदर अगर डॉक्यूमेंटेशन लिखे हैं, जरूरी नहीं है यूपी एक्ट के सेक्शन 50 में लिखे होंगे, हो सकता है यूपी एक्ट ने सेक्शन में लिखे ही ना हो, किसी नोटिफिकेशन में लिखे हो। तो प्रैक्टिकली लॉ इतना कॉम्प्लेक्स होता था, एक सिंपल सी चीज अगर पूरे इंडिया के लिए पता करनी है, उसको पता करने करने में आपको इतने दिन लग जाते थे, क्योंकि हर एक्ट बिल्कुल अलग होता था। हरियाणा वैट एक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा, महाराष्ट्र वैट एक्ट कंप्लीटली डिफरेंट। तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो पूरे देश के वैट एक्ट के अंदर एक्सपर्ट होंगे, वो भी वो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 35-35 40-40 साल पुराने हैं, उन्हीं को मल्टीपल स्टेट्स का वैट एक्ट आता होता था। बाकी सारे टाइम चला रहे होते थे। इवन बिग फोर्स भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसी क्वेश्चन आता था उसी समय वैट एक्ट खोलते थे और पढ़ के काम चला लेते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वैट के अंदर नो डाउट फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को पावर दी, मगर इसकी वजह से बिजनेसमैन भी परेशान हो रहे थे, इसकी वजह से टैक्स को एडमिनिस्टर करने में दिक्कत आ रही थी। अब अच्छा जल्दी से मुझे पहले बताओ, हमारे कितने वैट एक्ट थे, वैट उस जमाने में कितनी स्टेट्स हैं, जरा आपकी ज्योग्राफी चेक करते हैं थोड़ी सी। हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, तो पहले मैं आपकी नॉलेज चेक करूं। जल्दी से मुझे बताओ कितनी स्टेट्स हैं। किस, गौरव ने बोला 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। देवांश ने बोला नहीं 28 स्टेट्स हैं। अनुराग ने बोला 28 और 7। अब मैं जरा अब आगे नहीं तुम्हारी चेक करता नॉलेज। बात चल रही है 1 जुलाई 2017 की। 2019 में आपको पता है एक मेजर चेंज आया है जेएनके को लेकर, तो मैं 1 मिनट के लिए जेएनके वाली चीज को भूल जाता हूं। पिछले साल जो जेएनके में चेंज आया है उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी आई है जीएसटी लॉ में। 1 मिनट के लिए उसको भूल जाते हैं। पहले हमारे देश में 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ध्यान से सुन लो, अब जवाब यहां पर जवाब मत दो। पहले के जमाने में 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, जब तक जेएनके को डिवाइड नहीं किया गया था 2 यूनियन टेरिटरी में। 29 स्टेट्स के अंदर जेएनके भी इंक्लूड होता था। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 29 स्टेट्स अपना अपना वैट एक्ट बनाएंगी, ये तो पक्का पक्का था। जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी ना, इसके अंदर भी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिनका खुद का लेजिस्लेचर था। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिनका खुद का लेजिस्लेचर था। 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं था, यानी वहां पर कोई भी इलेक्शंस नहीं होते, वहां कोई एमएलए नहीं होते थे, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता था, वहां पर वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। तो अब अगला सवाल ये है, 7 यूनियन टेरिटरी बड़ी चौड़ में आपने बोल तो दिया मेरे को चैट में, आपने ये देखना है 7 यूनियन टेरिटरी में वो कौन सी 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी थी जहां पर इलेक्शंस होते हैं जिनकी खुद की गवर्नमेंट है। 5 तो मैं बता दूंगा, बाकी वाली आपने मुझे वो 2 यूनियन टेरिटरी बतानी है जिनका खुद का लेजिस्लेचर था। पहला किसी ने बोला दिल्ली, चलो जी दिल्ली तो बिल्कुल सही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर आप सबको पता है, न्यूज के अंदर हमेशा आता रहता है दिल्ली की खुद की गवर्नमेंट है, बट दिल्ली इज अल्टीमेटली अ यूनियन टेरिटरी। दूसरी किसी ने बोला गोवा, गोवा स्टेट है भाई, गोवा इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। अगर आपको लग रहा है गोवा यूनियन टेरिटरी है तो आप बहुत ही गलत हो। दूसरा किसी ने बिल्कुल सही बोला पुडुचेरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का लेजिस्लेचर है वो है पुडुचेरी। देवांश, चंडीगढ़ नहीं है, देवांश नहीं सॉरी देवेश, चंडीगढ़ का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, चंडीगढ़ में कोई एमएलए इलेक्ट नहीं होते। चंडीगढ़ कम्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज विदाउट लेजिस्लेचर। तो 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी थी जिनका खुद का लेजिस्लेचर था, और 5 यूनियन टेरिटरी थी जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं था। ये 5 कौन कौन सी थी, जल्दी से मैं एक बार बोल दूं। एक थी चंडीगढ़, अब छोड़ो मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, तुम सबकी बहुत गंदी ज्योग्राफी है, चंडीगढ़। दूसरी थी दमन एंड दीव, तीसरी है दादरा एंड नगर हवेली, फोर्थ थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और फिफ्थ थी लक्षद्वीप।
ठीक है जी। ये 5 यूनियन टेरिटरीज वो थी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी, इनका खुद का लेजिस्लेचर होता था। अब बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। जीएसटी के पर्पस, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स के पर्पस के लिए, जीएसटी तो अभी आया नहीं, 1 जुलाई 2017 से पहले की बात चल रही है। टैक्सेस के पर्पस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है वो टैक्सेशन पर्पस के लिए स्टेट मानी जाएंगी। आई रिपीट, वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस। तो ये मत बोलना सर दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस तो है नहीं, वो तो होम मिनिस्ट्री में आती है। आई नो, आई एम सेइंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस। कभी भी टैक्सेस को लेकर कोई लड़ाई नहीं है दिल्ली और सेंटर की, पांडिचेरी और सेंटर की कोई लड़ाई टैक्सेस को लेकर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है टैक्सेशन पर्पस के लिए दिल्ली और पांडिचेरी, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है वो भी क्या मानी जाएंगी, स्टेट मानी जाएंगी। तो जल्दी से फिर से बात करें, आप सबने बोला जो 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज, ये भूल जाओ। टैक्सेशन पर्पस के लिए 31 स्टेट थी और 5 यूनियन टेरिटरी थी। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो जो 2 यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर था, दिल्ली और पांडिचेरी, वो हमारे टैक्सेशन पर्पस के लिए क्या मानी जाती थी, स्टेट मानी जाती थी। तो याद रखना, पहले 31 वैट एक्ट थे, और यूनियन टेरिटरी के केस में जो भी वैट वगैरह था वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लॉ बना लेती थी, तो यूनियन टेरिटरीज का अलग नहीं होता था। 31 वैट एक्ट आपके कौन बनाते थे, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाते थे। तो किसी भी कंट्री, किसी भी पर्सन को इंडिया में अगर पैन इंडिया बिजनेस करना है तो उसके 31 वैट एक्ट पढ़ने पड़ते थे। और सोचो सीए के सिलेबस में क्या होता होगा, सीए के सिलेबस में इनकम टैक्स एक्ट होता होगा, सर्विस टैक्स एक्ट होता होगा, एक्साइज एक्ट होता होगा, कस्टम्स एक्ट होता होगा। ठीक है सर, क्या 31 वैट एक्ट होते होंगे हमारे सिलेबस में? सोच के देखो, क्या 31 वैट एक्ट होते होंगे हमारे सिलेबस में? नहीं। आईसीआई आपको वैट पढ़ाता ही नहीं था। आईसीआई कहता था अपने आप देख लेना सीए बनने के बाद कौन सा वैट एक्ट पढ़ना है, मैं तुम्हें सिर्फ वैट की ब्रॉड गाइडलाइंस पढ़ा देता हूं जो हर वैट एक्ट में मिलेंगी। तो वहां पर सेक्शन नंबर वगैरह नहीं बताता था, वो सिर्फ कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देता था। रीजन, 31 वैट एक्ट पढ़ना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है किसी बच्चे के लिए। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के बाद अपने आप लगा रहता था। सो दिस वाज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जीएसटी की बात तो वैसे भी हमें कल के लेक्चर में करनी है, आज तो हम वैसे भी 1 जुलाई 2017 से पहले की बात कर रहे हैं। अगर आज भी जीएसटी नहीं आया होता, जीएसटी में क्या है, अलग अलग एक्ट हैं या सेम एक्ट हैं, वो कल बात करेंगे। जीएसटी की बात आज हम नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आज आपको समस्याएं गिनवाया हूं किन की वजह से जीएसटी आया। अगर 2019 में अब क्या हुआ है, 2019 और 2020 में 2 घटनाएं घटित हुई हैं, मैं आपको बता दूं। 2019 वाली तो आपको पता होगी, 2020 वाली आपको शायद ना पता हो। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से जेएनके, जो कि पहले एक स्टेट थी, उसको रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। पहली है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आई होप ये वाली न्यूज हर किसी को पता होगी, हो ही नहीं सकता आप इंडिया में रह रहे हो आपको ये न्यूज ना पता हो। 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं अब 31 अक्टूबर 2019 का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके विद लेजिस्लेचर है, जेएनके यूनियन टेरिटरी होगी मगर इसका खुद का लेजिस्लेचर होगा। ऑल्दो आज नहीं है, इलेक्शन कमीशन इसमें इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा। करंटली ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर है क्योंकि इसका लेजिस्लेचर अभी अपॉइंट नहीं हो पाया। लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख का स्टेटस दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप जैसा होगा। यहां पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। इन अदर वर्ड्स ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगी। ठीक है जी, पहला चेंज ये आया। अगला चेंज जो आपने सुना होगा 2020 में, आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सर, पीछे 5 मिनट का रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू। अरे सिर्फ कुछ नहीं, ज्योग्राफी बता रहा था, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। 2020 में अगली चीज क्या आई, दमन एंड दीव। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी न्यूज में मिस कर गया था। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको मर्ज कर दिया गया है 2020 में। 26 जनवरी 2020 से
दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली है, इसकी एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। अब ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं है, पहले भी ये दोनों में लेजिस्लेचर नहीं होता था, अब भी लेजिस्लेचर नहीं है, बट पहले लीगली इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी माना जाता था, अब इनको एक ही यूनियन टेरिटरी माना जाएगा। तो अब जरा ये देखो 2019 के बाद क्या हुआ, हमारी स्टेट्स बोला जाए तो 28 स्टेट्स रह गई। हमारी जो यूनियन टेरिटरीज थी जो पहले 7 थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऐड हुए, मगर दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली के मर्ज होने की वजह से -1 हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई, 8 यूनियन टेरिटरीज होगी। बात समझ में आ रही है? पहले 29 स्टेट्स थी, 7 यूनियन टेरिटरी थी, जिन 7 में से 2 लेजिस्लेचर वाली थी, 5 विदाउट लेजिस्लेचर वाली थी। इन 2 चेंजेस के बाद 2019 और 2020 के बाद स्टेट्स 28 हो गई, क्योंकि जेएनके स्टेट से हट गई। यूनियन टेरिटरी 7 तो पहली थी, उसमें से 2 मर्ज हो गई तो -1 कर दिया, जेएनके और वो अपनी ऐड हो गई लद्दाख, तो हमने 2 कर दिया, 8 यूनियन टेरिटरी। अब बताओ, अगर आज, बड़े ध्यान से सुनो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आज भी वैट होता, अगर आज भी वैट होता तो कितने वैट एक्ट होते, सोच के बताओ। आपने मुझे जल्दी से चैट में बताना, अगर आज भी वैट होता तो कितने वैट एक्ट होते। सारे बोल रहे हैं 31, गिन के देखते हैं कैसे। 28 स्टेट्स तो है ही हैं, बिल्कुल सही। वो यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेचर है, पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी, दिल्ली और पौंडीचेरी, अब 2 की जगह 3 यूनियन टेरिटरी हो गई, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके वाली यूनियन टेरिटरी, क्योंकि जेएनके वाली यूनियन टेरिटरी भी क्या है, विद लेजिस्लेचर है। तो आज भी अगर वैट होता तो हमारे कितने वैट एक्ट होते, 31 एक्ट होते। और आज हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी बच गई विदाउट लेजिस्लेचर वाली? यूनियन टेरिटरीज कौन सी बच गई हमारी चंडीगढ़ हो गई, लक्षद्वीप हो गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गई, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये एक ही हो गई, और लास्ट में लद्दाख आ गई। तो ये 5 यूनियन टेरिटरीज हो गई जो विदाउट लेजिस्लेचर है। कोई पूछ रहा है कि सर जो यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेचर नहीं थी उनमें सीएसटी लगता था, नहीं, उनमें वैट लगता था, मगर वो लॉ बनाने की पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी। तो चंडीगढ़ वैट होता था, वो चंडीगढ़ का एक तरह से लोकल सेल्स टैक्स हो गया, मगर उसकी पावर, चंडीगढ़ का कोई लेजिस्लेचर तो है नहीं, तो वो चंडीगढ़ की उस जमाने में किसके पास होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती थी। तो आज भी 31+5 है, पहले भी 31+5 हुआ करते थे। कारण आपको ध्यान में रखना है, ये 2019 और 2020 की जो डेवलपमेंट हुई है, पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी विद लेजिस्लेचर, अब 3 यूनियन टेरिटरी हैं विद लेजिस्लेचर। पहले 29 स्टेट्स थी, अब 28 स्टेट्स हैं। ऐड कर दो, पहले भी 31 वैट एक्ट बनते, आज भी अगर वैट होता तो कितने एक्ट बनते, 31 वैट एक्ट ही बनते। ठीक है जी, तो ये हमने एक बार डिस्कशन कर ली सारी। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन और, सर इनका टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अरे यूनियन टेरिटरी में जो भी टैक्स इकट्ठा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वहां की खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, वहां की खुद की गवर्नमेंट है। जैसे दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट है, तो दिल्ली में जो भी वैट लगता था वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास आता था। चंडीगढ़ में जो भी वैट लगता था वो डायरेक्टली किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि चंडीगढ़ की अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं होती थी। क्लियर है यहां पे? चलिए, अब यहां पर मैंने सारी बात कर ली, इसकी स्टेट्स की बात कर ली। अब यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप गुड्स के अंदर डील कर रहे हो तो आपको इंट्रा और इंटर का ध्यान रखना पड़ेगा। सेल के केस में इंपोर्ट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट हो रहा है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर होने पे कौन आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विसेज में सवाल आया, क्या सर्विसेज के अंदर भी हमें सोचने की जरूरत है कि सर्विसेज इंट्रा स्टेट हो रही है या इंटर स्टेट हो रही है? क्या सर्विसेज में हमें सोचने की जरूरत है इंट्रा स्टेट हो रही है या इंटर स्टेट हो रही है? सर्विसेज में हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कारण सर्विसेज के अंदर चाहे इंट्रा स्टेट सर्विस है चाहे इंटर स्टेट सर्विस है, दोनों पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स, विच वॉज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां कोई लड़ाई नहीं थी, वहां अलग अलग एक्ट बनाने की कोई लड़ाई नहीं थी। सर सर्विसेज भी इंटर स्टेट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। इस समय अगर मैं हरियाणा में बैठा हूं और आप किसी और स्टेट में बैठ के मुझे देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग पे, ये इंटर स्टेट सर्विस ही हो रही है। मगर पुराने जमाने में 1 जुलाई 2017 से पहले अगर सर्विसेज जारी होती थी, चाहे वो इंट्रा स्टेट होती थी चाहे वो इंटर स्टेट होती थी, हमें ध्यान नहीं देना पड़ता था। कारण क्योंकि उस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स ही लगता था। मगर अगर यही मेरे सर्विसेज की जगह गुड्स हो जाएं, मैं आपको गुड बुक्स बेच रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेटर बेच रहा हूं, तब हमें देखना पड़ता था ये इंट्रा है या इंटर है, क्योंकि अगर इंट्रा था तो उस स्टेट का, जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है उसका वैट एक्ट लगता था।
लोकल सेल्स टैक्स लगता था यानी वैट लगता था, और इंटर के केस में क्या लग जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि पूरे देश के लिए सेम था। बनाया किसने था, पार्लियामेंट ने बनाया था। वो अलग बात है, सीएसटी कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देती थी, ओरिजिन स्टेट को। फंडा क्लियर है या नहीं है, फंडा क्लियर है, यस और नो? अनुराग ने नो पिछला जवाब दे रखा है शायद सर्विसेज का। चल सकते हैं आगे, चलिए अगली चीज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर सर्विस वाला, वंशिका कह रही है सर्विस वाला। सर्विस का सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं वंशिका, सर्विसेज के अंदर हमने हमेशा पावर किसको दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए एक ही एक्ट बना रखा था। तो सर्विसेज में हमें यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इंट्रा स्टेट सर्विस है या इंटर स्टेट सर्विस है। गुड्स में बहुत जरूरी था यह पता करना ये इंट्रा स्टेट है या इंटर है, क्योंकि इंट्रा और इंटर जैसी गुड्स में होते थे ना, एक्ट ही अलग हो जाते थे। इंट्रा में हरियाणा वैट एक्ट लगने लग गया, इंटर में सीएसटी लगने लग गया। सर्विसेज में इंट्रा और इंटर में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ ये बता रहा था मैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर पहले वैट 31 कैसे, अभिनव अभी तो समझाया 31 कैसे। 28 स्टेट्स हैं हमारी, जेएन के हटने के बाद 3 यूनियन टेरिटरी हो गई जिनका लेजिस्लेचर है। दिल्ली पौंडीचेरी तो थी, और अब जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया जिसका खुद का लेजिस्लेचर है। तो आज अगर वैट होता तो 31 वैट एक्ट बनते, सिंपल। हाँ जी, तो मैं अब अगली चीज क्या बोलने वाला हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चर के ऊपर कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने ये सही बोला, बट इसमें थोड़ा सा गलत बोला। क्यों? देखो, एक्साइज ड्यूटी में ना ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती थी। बस 3 तरह के गुड्स होते थे, एक्सेप्ट 3 टाइप ऑफ गुड्स। 3 तरह के गुड्स ऐसे होते थे जिनके ऊपर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होते थे। आई रिपीट, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज सारी किसके पास जाती थी, सेंटर के पास। नाउ आई एम चेंजिंग माय वर्ड्स, एक्साइज सारी सेंटर के पास नहीं जाती थी। 3 ऐसे गुड्स होते थे जिनके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती थी। वो 3 गुड्स कौन कौन से होते थे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लगाती थी? तीनों ही हमारे अजीब से तरह के गुड्स, सिन गुड्स, यानी जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। पहला, एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल के मैन्युफैक्चर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज नहीं लगाती थी, कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में देखेंगे, क्लियरली लिखा होता था। एक तरफ हमारा होती थी एंट्री नंबर 84, जो सारे गुड्स अदर देन दीज 3 गुड्स पावर देती थी पार्लियामेंट को, और एक तरफ होती थी स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 51, जो इन 3 गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसको देती थी? स्टेट को। तो पहला गुड्स तो हो गया एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा होता था ओपियम, और तीसरा है नारकोटिक्स। यानी कहीं ना कहीं तीनों नशे वाले पदार्थ हैं, और इन तीनों नशे वाले गुड्स के ऊपर पावर, एक्साइज लगाने की भी पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थी। तो अल्कोहल जब बनता था या ओपीएम और नारकोटिक्स होती थी, मैन्युफैक्चर के ऊपर भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी। बाकी सारे जो गुड्स बच गए, जितने भी गुड्स बच गए, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। सेल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करने के लिए हम मूवमेंट देखते थे, इंट्रा स्टेट हो रही है या इंटर स्टेट हो रही है। सेल के केस में डिसाइड करने के लिए फैक्टर क्या होता था? मूवमेंट, इंट्रा या इंटर। जबकि एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ रहा है या सेंटर स्टेट के हाथ में आ रहा है, यह डिसाइड करने के लिए मूवमेंट नहीं देख रहे, क्योंकि मैन्युफैक्चर में तो मूवमेंट हो ही नहीं रही ना। हम ये देख रहे हैं कौन से गुड्स हैं। अगर वो 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं तो स्टेट के हाथ में आ जाएगी एक्साइज ड्यूटी, अगर कोई और गुड्स हैं तो किसके हाथ में आ जाएगी? सेंटर के हाथ में आ जाएगी। तो गुड्स के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगता था, सेंटर के पास जाना है या स्टेट के पास। मैन्युफैक्चर के केस में देखना पड़ता था, सेल के केस में भी देखना पड़ता। सेल में मूवमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते थे, यहां पर हम गुड्स के हिसाब से देखते थे। अब जरा यहां पर एक बार डाउट क्लैरिफाई करने के लिए, अभी तक की जो भी की मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहली बात, पेन। पहले पेन की डिस्कशन करते हैं। आप जल्दी जल्दी बस अपने, अगर चैट में जल्दी जवाब नहीं भी आ रहा होगा मैं जवाब देता जाऊंगा। पेन मैन्युफैक्चर होगा तो क्या लगेगा? सेंटर वाली एक्साइज ड्यूटी लगेगी या स्टेट वाली एक्साइज ड्यूटी लगेगी? पेन होगा तो सेंटर वाली स्टेट वाली? ऑब्वियसली सेंटर वाली लगेगी, क्योंकि ये 3 नोटिफाइड गुड्स नहीं है। सेल, जैसी पेन सेल होगा हम चेक करेंगे सेल इंट्रा हो रही है या इंटर हो रही है।
अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है तो कौन आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट हाथ में आ जाएगी। अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो सीएसटी लग जाएगा। सीएसटी लगते ही क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लगाएगा, बट ये किसको दे देगा, ये ओरिजिन वाली स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। फिर अगर इंपोर्ट होगी तो क्या लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। अगर एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, इन जनरल इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मगर अगर सरकार चाहे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने आपको बोला 99.5% चीजों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। वो कौन से केसेस होते होंगे जब सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, मैं वो डिस्कस करना ही भूल गया। मैंने उस समय आपको बोला कि एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, बट ये बताना भूल गया कि किन केसेस में लगती है। 0.5% वो कौन से केसेस होते हैं, कई बार सरकार कुछ चीजों के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर किससे बनता है, शुगर केन से बनता है। लेट अस सपोज इस बार क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से लेट अस सपोज सारी शुगर केन की फसल खराब हो गई। अब शुगर केन की फसल खराब हो गई तो इंडिया के अंदर शुगर कम बनेगी, इंडिया में शुगर कम बनेगी तो पहले तो लोग मजे से फार्मर्स शुगर को एक्सपोर्ट भी करते थे। अब मगर इस साल सरकार को लग रहा है अगर ये शुगर एक्सपोर्ट होने लग गई तो शायद इंडिया में स्कैरसिटी आ जाएगी, इंडिया में सप्लाई कम रह जाएगी, जिस वजह से इंडिया में शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आई होप इतनी इकोनॉमिक्स तो सबको आती है। तो सरकार ध्यान देगी, फार्मर्स के पास जाएगी और फार्मर्स को बोलेगी प्लीज इस साल शुगर केन एक्सपोर्ट मत करो। क्या फार्मर सुन लेंगे, क्या फार्मर कह देंगे सरकार प्लीज बोलने आई है, हाथ जोड़ के खड़ी है, चलो मान लेते हैं? नहीं, हर बंदा ऑब्वियसली अपना फायदा देखता है। हो सकता है फार्मर को एक्सपोर्ट में बढ़िया प्राइस मिलता हो एज कंपेयर टू इंडिया में बेचना, वो एक्सपोर्ट करेगा। तो अब सरकार, डेमोक्रेसी है, किसी पे बैन भी नहीं लगा सकती, तो सरकारें कई बार कुछ गुड्स के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए क्या कर देती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो सरकार टेम्परेरली क्या करेगी, शुगर केन के एक्सपोर्ट पे और शुगर के एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, ताकि फार्मर अगर एक्सपोर्ट करे उसके लिए फायदेमंद सौदा ना हो, वो मजबूर हो जाए इंडिया में बेचने के लिए, जिससे इंडिया की टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहां पे बच्चे बोलेंगे सर डब्ल्यूटीओ का वायलेशन नहीं हो रहा, आप एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे लगा रहे हो? डब्ल्यूटीओ की ट्रीटीज जब साइन होती हैं वहां पर सर्टन सर्कमस्टेंसेज में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना अलाउड होता है। तो अगर एक कंट्री अपने सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है, सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है टेम्परेरली, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो डब्ल्यूटीओ का वायलेशन नहीं होगा। तो यहां पर मैंने एग्जांपल ले रहा था पेन का, एक्सपोर्ट के ऊपर पेन पे, अनलेस पेन के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नोटिफाइड है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। चलिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल थोड़ा सा टफ कर दूंगा मैं, एल्कोहल, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका जवाब ध्यान से देना है। अरे पूछने तो दो, स्टेट स्टेट लिख दिया, पूछने तो दो अभी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सबसे पहले मैन्युफैक्चर के ऊपर कौन एक्साइज ड्यूटी लेगा? अभी मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फिर इसकी जब सेल होएगी हम चेक करेंगे सेल इंट्रा हो रही है या इंटर हो रही है। अगर इंट्रा हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाएगी, इंटर हो रही है तो सीएसटी लगेगा। सीएसटी लगेगा, लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। दे किसको देगा? ओरिजिन वाली स्टेट को दे देगा। फिर एल्कोहल का इंपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल सेम, वही इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और एक्सपोर्ट हो रहा है, इन जनरल कोई भी टैक्स नहीं लगा, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है तो लगाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो भाई बच्चों वाली चीजें चल रही थी। अब जरा बताओ, आप सबको पता है मेडिसिन के अंदर भी अल्कोहल यूज होता है। आपने कभी कफ सिरप पिया होगा, कफ सिरप पीने के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसे स्लो हो जाता है ना, नशा सा होने लग जाता है। रीजन, कफ सिरप जितनी भी आती है मेडिसिन, उनके अंदर अल्कोहल मिक्स होता है। आपको यह भी पता है आपके वॉशरूम के अंदर जो टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डोमेक्स आता है, लाइजोल आता है, इनके अंदर भी अल्कोहल होता है, तभी तो टॉयलेट सीट साफ हो जाती है इतनी आसानी से। तो ये जो टॉयलेट प्रिपरेशंस होती हैं या जो मेडिसिन होती हैं, इनके अंदर भी अल्कोहल होता है। बट ये जो अल्कोहल होता है ना इनके अंदर, वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होता। कहीं मेरे सुनने के बाद एकदम जाके अपनी कफ सिरप की बॉटल मत पी जाना, या अपनी जो टॉयलेट प्रिपरेशन है वो मत पी जाना। उनके अंदर अल्कोहल होता है, बट दैट इज अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब अगला सवाल ये है, लेट अस सपोज मैं डोमेक्स बेचता हूं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, कंटेनिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, नॉट द अल्कोहल फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब सवाल आया, क्या इस डोमेक्स के बेचने पर, क्या इसको बेचने पर अगर हम इसकी मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचने पर नहीं, इसकी मैन्युफैक्चर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा?
सारे बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। जब मैंने 3 गुड्स नोटिफाई किए ना, ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में लिखी मिलेंगी। जब मैंने जो ये 3 गुड्स यहां पर लिखे हैं, इसके अंदर व्हेन आई से अल्कोहलिक लिकर, इट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिर्फ वही अल्कोहलिक कवर होगी जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली है। अगर किसी और प्रोडक्ट में अल्कोहल है जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहां जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कहने की बात कि किसी भी चीज में अल्कोहल आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, ओनली द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद मैन्युफैक्चर के बाद आ गया सेल। सेल वही सेम चीज है, इंट्रा स्टेट सेल होएगी तो स्टेट गवर्नमेंट, इंटर स्टेट सेल होएगी तो सीएसटी लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ओरिजिन स्टेट को दे देगी। फिर इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, और अगर एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट के केस में नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अभी रुक जाओ, सवाल पूछने हैं अभी ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर क्लास खत्म ही कर रहे हैं, बस 5 मिनट रह गए हमारे पास। सर मेडिसिन में अल्कोहल कंजम्पशन के लिए होता है, अरे वो अल्कोहल इंडस्ट्रियल अल्कोहल माना जाता है, उसको प्रोसेस करके बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डाला जाता है। मेडिसिन वाला, ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल नहीं माना जाता। ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल मतलब जो ऐसे ही कंज्यूम किया जा सकता है, राइट। मेडिसिन वाला इंडस्ट्रियल अल्कोहल माना जाता है। पॉइंट नंबर 4 में क्या पूछने वाला था, बुलवा दिया। हाँ जी, अब बच्चे कुछ पता क्या करते हैं, वो कहते हैं जितने नशे वाली चीजें हैं ना वो सारी वो स्टेट की हैं। तो अगला सवाल, सिगरेट एंड टोबैको, ये भी तो सिन प्रोडक्ट है। सिगरेट एंड टोबैको, इनके मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाएगा या स्टेट लगाएगा? सिगरेट एंड मैन्युफैक्चर पे ध्यान देना, सिगरेट एंड टोबैको को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखा गया था। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, ये सबको पता था कि ये जो सिन प्रोडक्ट है, अल्कोहल हो गया या सिगरेट होगी, इन पे भारी मात्रा में टैक्स लगेगा। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ती हो, इन गुड्स के ऊपर टैक्स लगा भी दिया जाए, इनकी इलास्टिसिटी इतनी कम होती है, इनकी कंज्यूम करने वाले लोगों पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इन प्रोडक्ट्स पे सरकार भर भर के टैक्स लगाती है। तो सेंटर और स्टेट में जब लड़ाई चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, तो उन्होंने कहा था अल्कोहल स्टेट्स बेटा तुम रख लो और सिगरेट सेंटर तू रख ले। तो सिगरेट याद रखना, सिगरेट उन 3 नोटिफाइड गुड्स में नहीं है। सिगरेट और टोबैको के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन किसको दे दिया था, स्टेट को दे दिया था। बाकी सारा कुछ सेम है। सेल करोगे, इंट्रा करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, इंटर स्टेट करोगे तो सीएसटी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल कहानी सेम टू सेम चलेगी। अगर लास्ट चीज, सर्विसेज अगर रेंडर करोगे, सर्विसेज के केस में क्या कोई मैन्युफैक्चर, क्या कोई सेल, ऐसी चीजें करनी है? नहीं। सर्विसेज में तो एक ही चीज होगी, क्या होगी? प्रोविजन फॉर सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस होगी यहां तो। और प्रोविजन फॉर सर्विस जब आप कर रहे हो, क्या मुझे जरूरत है ये चेक करने के लिए कि ये प्रोविजन ऑफ सर्विस इंट्रा स्टेट हो रही है या इंटर स्टेट हो रही है? क्या ये सर्विसेज में हमें देखना है? द आंसर इज नो। अगर इंट्रा स्टेट प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रही है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर स्टेट प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रही है तो भी क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों के ऊपर सेम लॉ लगता है, दोनों के ऊपर एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट नहीं बनाया था। क्लियर है? सिमिलरली अगर सर्विसेज का इंपोर्ट हो गया तो भी क्या होगा, वही सेम सर्विस टैक्स लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट हो गया तो भी क्या हो जाएगा, वही सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्दो एक्सपोर्ट के ऊपर सर्विसेज पे टैक्स लगता नहीं था, मगर कुछ कंडीशंस हुआ करती थी, अगर वो कंडीशंस वायलेट हो जाए तो टैक्स लग जाता था। ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। क्लियर है वाली चीज? तो ये आज के सारी चीजें हमने डिस्कस करी। 1 जुलाई 2017 से पहले की डिस्कशन थी ये सारी। 1 जुलाई 2017 से पहले की डिस्कशन मैंने इसलिए करी, कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा इस सारे सिस्टम में क्या कमियां थी, और जिन कमियों को अगर हम एक बार समझ लेंगे, देन विल प्रोसीड टू जीएसटी लाने की जरूरत क्या पड़ी। जीएसटी लाने की जरूरत क्या पड़ी ये तब तक आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप ये ना पता कर पाओ कि इनमें क्या क्या कमियां थी। तो आज हमने ये ओवरऑल डिस्कशन कर ली। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, एंड कल वाली क्लास यहीं से पिकअप करेंगे, फिर से आगे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स अंडर द ओल्ड सिस्टम ड्यू टू विच वी इंप्लीमेंटेड जीएसटी। ठीक है जी? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, एंड देन विल क्लोज आवर क्लास।